हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस अशोका बैच में सर्वेइंग सब्जेक्ट के साथ। वेलकम बैक एवरीवन। सो आई होप थोड़ा सा रेस्ट आपको मिल गया होगा और थोड़ा सा फ्रेश होकर आप आए होंगे वापस से, और थोड़ी बहुत चीज़ें भी देख ली होंगी जो हमने पिछली क्लास में सीखी, है ना। चलिए बिल्कुल। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज हम लोगों का जैसा कि टारगेट है कि हमने लीनियर मेजरमेंट का एक तो ये पढ़ना है, चेन क्या है, टेप क्या है, कितनी कितनी लेंथ उससे मेजर कर सकते हैं, और उसके साथ कौन सी एक्सेसरीज का यूज़ किया जाता है उनके बारे में पढ़ना है। तो अभी क्या है कि मैं आप लोगों को पता है कि जब भी मैं एक नया चैप्टर मतलब नई क्लास शुरू करती हूँ तो पिछला टॉपिक आपको रिवाइज करवाती हूँ ना। तो पिछला टॉपिक हम जो रिवाइज करते हैं, वेट अ सेकेंड, आज थोड़ा पोल्स कंडक्ट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो पिछला टॉपिक जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन क्लास में ध्यान से सुन रहा था। फिर हम अपनी आज की क्लास में जो पिछले क्लास का टॉपिक है उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि सब लोग आ गए होंगे वापस। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हवा भी आ रही है। चलिए, अब क्या कर सकते हैं ना, वैसे मौसम पे किसी का जोर नहीं है। अच्छा मुझे बताओ पहले, घंटस सेन की कहानी अच्छी लगी ना? घंटस सेन की कहानी अगर कोई पूछेगा इंटरव्यू में भी तो बताना बोलना हमें घंटस सेन के बारे में ये नई चीज़ भी पता है ना। चलिए, अच्छा तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है किस टॉपिक का, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट का। और हमारा जो टारगेट है आज का जो हमने पढ़ना है, तो हमने सबसे पहले तो देखना है कि और कौन कौन सी एक्सेसरीज है जिनका यूज़ हम करते हैं चेन सर्वे में। और दूसरी चीज़ हमने देखनी है रेंजिंग और प्रोसेस ऑफ रेंजिंग क्या होती है, कैसे डिफाइन किया है हमने रेंजिंग को, और वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि रेंजिंग कैसे करना है, ये क्या प्रोसेस है। तो आदर्श जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए, आपको जो भी डाउट है, ठीक है। चलो, अभी मैंने पहली बार अभी पोल कंडक्ट करा रही हूँ तो देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो पहला मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर करना है, करेक्ट आंसर करना है। और आपने देखना, मैं देखूंगी कि आप में से कितने लोगों का जो आंसर है वो यहाँ पर सही होगा। चलो बताना ज़रा, मैंने देखना है कि इसी तरीके से होगा शायद। अच्छा, 20 मीटर चेन के लिए आपसे मैक्सिमम टॉलरेंस पूछ रखी है। 20 मीटर चेन के लिए आपसे मैक्सिमम टॉलरेंस यहाँ पर पूछी हुई है कि क्या होगी। पहले आया पोल नहीं आ रहा, अभी शो हो रहा है क्या? 20 मीटर चेन के लिए कितना टॉलरेंस है? तो मैं देखती हूँ तो ऑप्शन सी जो है वो सही दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप सभी ने ही आंसर दिया है ना अभी, दुबे जी, चंदन दत्ता, गौतम नीलू, नवी, रजत, आप लोग ही हैं ये सब। पोल नहीं आ रहा है, ये कोई और है क्या? 4, 5 पे चलो ट्राई करते हैं फिर से, ठीक है। पोल नहीं शो हो रहा है, अच्छा पोल पहले आया और ख़त्म हो गया। अब फिर से करती हूँ मैं कंडक्ट, देखते हैं कि क्या आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मैम ±5 mm, जैसा कि आपने बताया था। अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको आंसर करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आपने इसका आंसर बताना है अगले क्वेश्चन का कि द सर्वे लाइन विच आर प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क आर नोन एज। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसमें से कौन सी लाइन ड्रॉ की जाती है? बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन, या फिर परपेंडिकुलर लाइन। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। आई थिंक पोल का आंसर आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, बताइए ज़रा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं रिज़ल्ट चेक करती हूँ, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर रिज़ल्ट चेक करती हूँ तो हम लीडर सभी का ही आंसर सही है, सभी का ही आंसर सही है। पता नहीं मुझे जो यहाँ नाम दिख रहे हैं वहाँ नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट लिखने में कम टाइम वेस्ट करते हैं, इसका रीज़न ये हो सकता है ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है। तीसरे सवाल में बोला है इनवा टेप जो होती है इनमें से किस किस अलॉय की बनी होती है। इनवा टेप इनमें से किस किस अलॉय की बनी होती है, इसका आंसर करेंगे आप। इनवा टेप किस किस अलॉय की बनी होती है। आधों के पास आ रहा है, अब वो मुझे आइडिया नहीं है, पर चलिए आप, अभी मैं ट्राई ही कर रही हूँ, अगर कोई इशू रहेगा तो मैं ज़रूर समझूंगी कि इसमें क्या अलग हम कर सकते हैं। सो इनवा टेप की किस अलॉय की बनी होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, बाद में मैच हो जाएगा। जिसने आंसर सही दिया होगा और जल्दी दिया होगा लीडर बोर्ड पे उसका नाम आएगा। आपको सिर्फ चैट सेक्शन में आंसर करना है, आपका काम है चैट सेक्शन पे आंसर करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो बहुत कम लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। इसका आंसर होगा स्टील और निकल। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्टील होता है वो 64% होता है और निकल जो होगा वो 36% होगा। और जो इनवा टेप होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और जहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करना है वहाँ पर हम किस टेप का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम इनवा टेप का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेसरी के ऊपर। तो यहाँ तक को आपको कोई डाउट है, जिसने पूछा था कि मैम कोई डाउट है तो एक बार बता दीजिए मुझे कि आपको किस टॉपिक में कौन सी बात जो है वो समझ नहीं आई है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि चेन जो है और जो टेप है, हाँ थोड़ा सा वो रहता है, तो अगली बात से हम टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कर देंगे। ये मैंने ट्राई किया कि पोल कैसे कंडक्ट हो सकता है, एक ट्रायल था, है ना। अच्छा, अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि अभी हमने देखा कि चेन जो होती है हम उसका यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, टेप का यूज़ भी करते हैं। चेन अलग अलग तरह की होती है, किस में कितने लिंक्स होते हैं, कितना उसमें टेलीज कितने डिस्टेंस पे लगी होती है। टॉलरेंस का मतलब होता है कितना एरर एक्सेप्टेबल है। अगर मैं 30 मीटर की चेन से डिस्टेंस मेज़र करूंगी तो ±8 mm, मतलब 30 mm की चेन में, मैं आपको एरर वाला टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ मिसलेनियस में, ठीक है। तो 30 मीटर का अगर मैं डिस्टेंस मेज़र कर रही हूँ उसमें एरर मेरा +8 mm का आ जाता है। मतलब मैं 30 मीटर की बजाय डिस्टेंस बताती हूँ 30 मीटर +8 mm, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। मैं ये नहीं मानूंगी कि वो हमारी मेजरमेंट में एरर है। तो मतलब इस चेन में से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे जितना भी, तो 8 mm ज़्यादा या 8 mm कम का टॉलरेंस, मतलब इतना एरर एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। लार्ज एरिया में आउट ऑफ ट्राइंगल, लार्ज एरिया में हम नंबर ऑफ ट्राइंगल बना लेंगे। अभी जो मैंने पिछले क्लास में आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था उसमें बड़े ट्राइंगल दिखाए, तो आप उनको छोटे ट्राइंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना। अगर किसी बड़े एरिया में, बड़ा एरिया है, आपने मेन सर्वे लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो आप इनको जोड़ लो, आप इनको जोड़ लो। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही बनेगा, मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, तो आप अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दीजिए, इसको छोटे ट्रायंगल बना दीजिए, जिससे आप बाद में एरिया आसानी से निकाल सकेंगे। बस ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, वेल कंडीशनल ट्रायंगल होने चाहिए। और वेल कंडीशनल क्या होते हैं वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब और चीज़ें बताइए। लीडर और फॉलोअर वाली बात रोशन अभी हम पढ़ेंगे जब हमारी प्रोसेस का नाम आएगा चेनिंग। चेनिंग या फिर चेनेज क्या होती है, लीडर के पास कितने एरोज हैं, फॉलोअर के पास कितने एरोज हैं, उसने कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया, वो हमने अभी आगे पढ़ना है, ठीक है। मेन सर्वे, हमारी मैक्सिमम कोशिश आदर्श ये होती है कि हम मैक्सिमम सर्वे एरिया कवर कर ले। अब ज़रूरी नहीं है कि जब मैं मेन सर्वे स्टेशन सेलेक्ट करूं तो हो सकता है थोड़ा सा एरिया उससे बाहर चला जाए। अगर मुझे बहुत एक्यूरेसी से काम करना है, इस एरिया में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेन सर्वे स्टेशन पास सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखो, अगर मैं पास सेलेक्ट करूंगी तो बहुत कम सा एरिया होगा जो इससे बाहर जाएगा। तो अगर इतना एक्यूरेसी से काम करना है तो आप मेन सर्विस स्टेशन को बहुत ज़्यादा क्लोज ले लोगे। क्लियर है आदर्श? और रोशन जो आपने बोला है वो भी आगे टॉपिक आना है। एक्सेसरी का मतलब होता है जब हम डिस्टेंस मेजर करने चेन या टेप की हेल्प से जा रहे हैं तो उसके साथ क्या छोटी मोटी चीज़ों की मुझे और ज़रूरत होगी और मुझे क्या क्या अपने साथ लेकर जाना होगा साइट पर, वो हो गई एक्सेसरीज। तो जब मैं लीनियर मेजरमेंट करूंगी, मुझे चेन लेकर जानी है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, टेप लेकर जानी है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो मुझे अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। जैसे मैं ट्रैकिंग पे जा रही हूँ तो मुझे अपने इस बैग में क्या क्या रखना है, कौन कौन सी एक्सेसरीज रखनी है, क्या क्या छोटी चीज़ें होनी चाहिए, वो होती है एक्सेसरीज। क्लियर है?
क्लियर हो गया? बताओ। अरे नोट्स नहीं बना पाते तभी तो क्लास में लिखा रही हूँ आपको अब मैं। हाँ, पिछली क्लास में लिखवाया तो था, अब इससे ज़्यादा क्या करना है ये तो बताओ। अब देखो, अब आपकी हेडिंग में आपने पिछली क्लास में लिखा था एक्सेसरीज यूज इन चेन सर्वे, तो आपने पहला लिखा था चेन, दूसरा आपने लिखा था एक्सेसरी टेप, अब तीसरी जो एक्सेसरी है वो है वुडन पेग्स। इस तरीके से दिखाई देते हैं। वुडन पेग्स को कहाँ पर लगाया जाता है? अब आप में से जिसने भी इसको ये सर्वे परफॉर्म किया होगा वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, ये वुडन पेग है जो इस तरीके से है। 3D में अगर बनाए तो कुछ इस तरीके का होता है मैम। इसको कहाँ पर लगाया जाता है? मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो 2 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, तो मुझे जो भी 2 फिक्स करने हैं ना पॉइंट, जहाँ के बीच में मैं डिस्टेंस या जो भी मेजरमेंट लेना चाहती हूँ, ये जो 2 फिक्स पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, मैं क्या लगा दूंगी वहां पर? वुडन पेग्स लगा दूंगी। तो वुडन पेग्स का मेन काम क्या होता है? दीज आर यूज टू मार्क द डेफिनेट स्टेशन, कि भाई ये स्टेशन पक्के ही पक्के हैं, इन 2 के बीच मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। तो जब मैं ग्राउंड पे जाऊंगी मुझे कैसे पता चलेगा डेफिनेट स्टेशन कौन से है? वहां पर वुडन पेग्स को लगाया जाएगा। यहां से पेपर में क्या पूछा जाता है वो मैं समझाती हूँ। वुडन पेग्स पता चल गया, ऐसे दिखाई देते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो इसके बारे में आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दीज आर यूज टू मार्क द, these are used to mark the definite point. These are used to mark the definite points. These are used to mark the definite points. Definite points जैसे A और B के बीच डिस्टेंस मेजर करना था, A पॉइंट डेफिनेट, B पॉइंट डेफिनेट। ऑन द ग्राउंड, डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमारा पेग्स है। कहाँ पर अरेंज कर दिया? जहाँ पर भी, जैसे मेन स्टेशन, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जैसे मेन स्टेशन पे इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम विच मेजरमेंट्स आर टू बी टेकन, साथ में लिख सकते हो फ्रॉम विच मेजरमेंट्स आर टू बी, फ्रॉम विच मेजरमेंट्स आर टू बी टेकन। अब यहाँ से पेपर में क्या पूछा जाता है? आर टू बी टेकन। पेपर में पूछा जाता है इसका साइज। पहली चीज पूछ लेंगे कहाँ पर लगाएंगे, तो पहली चीज है कि आप इसको मेन स्टेशंस पर लगाएंगे, जहां पर भी 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है। देखो, एक्सेसरी बोलूं कुमार सोनू या इक्विपमेंट बोलूं, एक ही बात है। अगर मैं बोलती हूँ जैसे कि एक्सेसरी और इक्विपमेंट में डिफरेंस क्या है, जैसे मैं थियोडोलाइट पढ़ रही हूँ तो थियोडोलाइट इक्विपमेंट है, थियोडोलाइट के साथ मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो कौन सी एक्सेसरी चाहिए होगी मैम? चेन और टेप चाहिए होगी। तो चेन और टेप क्या है? जो उसके साथ लेकर जानी है। लेकिन मेन इक्विपमेंट क्या है? थियोडोलाइट। अभी जो हमारा चैप्टर है वो क्या है मैम? चेन और टेप सर्वे पढ़ रहे हैं लीनियर मेजरमेंट में। तो इक्विपमेंट क्या है जिससे हम मेनली डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं मैम? चेन और टेप। उसके साथ हमें और क्या क्या लेकर जाना होगा, वो हो गई उसकी एक्सेसरी, ठीक है। अब देखो, ये हो गया। अब इसमें क्या पूछा जाता है? इसका साइज के बारे में क्वेश्चन मैंने जो देखा है वो इसके साइज के बारे में पूछा जाता है, जो 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच वेरी करता है। अब ये 2.5 और 7.5 सेंटीमीटर क्या है? ये वाली चीज़ है। देखो 2.5 ये वाली चीज़ है, ये वाली साइड भी 2.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 2.5 सेंटीमीटर। मतलब मैम जो हमें ये वाला पोर्शन टॉप से अगर हम देखेंगे, जो ये स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया उसने बताया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2.5 और 2.5। ये कहाँ तक वेरी करता है मैम? ये 3.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, पर मैक्सिमम केसेस में जो इसका जनरली जो स्टैंडर्ड केस रहता है 2.5 इंटू 2.5 रहता है। दूसरा, उसका लेंथ कितना होता है? 15 से 90 सेंटीमीटर। साइज में इसका लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है 15 से 90 सेंटीमीटर। लिख लीजिए इसको, 15 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। और इनमें भी मैम सबसे अगर मैं स्टैंडर्ड लेकर चलूँ तो कौन सा साइज होता है मैम? 15 सेंटीमीटर। इन सारे साइज में अवेलेबल होगा ये,
इन सारे साइज में अवेलेबल होगा, पर स्टैंडर्ड 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर इसके लिए आपको याद रखना है। 2 से 3 मीटर रेंजिंग रोड और उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम अभी हम बात कर रहे हैं पेग्स की। कहाँ पर लगाते हैं? जो मेन स्टेशन होते हैं, जहाँ से हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है। ये साइज है जो पेपर में, मैंने जेईई के पेपर में देखा है, स्टेट में पूछा गया है और लेंथ भी पूछी गई है। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर जो थी वो लेंथ भी पूछी गई थी। क्लियर हो गया पेग्स के बारे में? बोलिए। अब नेक्स्ट एक्सेसरी पे चले। अब जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगी ग्राउंड पे तो मैं पेग्स को लेकर गई, क्यों? ताकि मैं उसको मेन स्टेशंस पर लगा सकूं। यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप बता दो, सीसी लिख दो, जो भी आपको जिस तरीके से बताना है मुझे। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या एक्सेसरी है। इसके आगे नेक्स्ट जो एक्सेसरी यूज होती है वो है एरो। इसके साथ जो एक्सेसरी यूज होती है एरो, कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप प्रैक्टिकली साइट पर देखोगे तो मैम ऐसा दिखता है, इस तरीके की शेप होती है। देखो ऐसा होगा और सीधा सा ऐसा बड़ा सा होगा इस तरीके का, और इसमें ऑल्टरनेट वाइट रेड कलर होगा, तो ये हमारा एरो होता है। अब जो मैं आपको बोल रही थी ना कि चेन के बाहर एक छोटा सा ग्रूव या फिर गड्ढा बना हुआ था और हम जितने भी डिस्टेंस मेजर कर रहे थे वो चेन के आउटर से आउटर एज के बीच का कर रहे थे। तो मैम इस एरो का काम क्या होता है? इस एरो का काम क्या होता है? जब मैं यहाँ पर एक बार चेन को प्लेस करूंगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मेरा जो डिस्टेंस है ये चेन का, एक चेन लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई, तो मैं एरो को कहाँ लगाती हूँ? एक चेन लेंथ कंप्लीट होने पे। अभी नहीं समझ आया आपको? मैं अच्छे से समझाती हूँ। पहली बात, जहाँ ये ग्रूव बना होगा, जहाँ पर यहाँ ग्रूव बना होगा वहाँ पर किसको फिक्स करते हैं? इस एरो को लगा देते हैं। यहाँ पर भी किसको लगा देंगे मैम? एरो को लगा देंगे। अच्छा मैम अभी ये समझ में नहीं आया कि एरो को क्यों लगा रहे हैं। किसी ने कहा इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने के लिए, और मैं इस स्टेटमेंट में क्या ऐड करना चाहूँगी, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको बोला था कि आप एक काम करिए, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालिए। ग्राउंड के 2 स्टेशंस हैं, आप चेन लेकर जाते हो, उसके ग्रूव को सबसे पहले आपने क्या किया मैम? सबसे पहले हमने यहाँ पर पेग्स लगा दिए। एक पेग यहाँ लगा दिया, दूसरा पेग मैम यहाँ पर लगा दिया, 2 स्टेशंस हो गए। अब मैम हमने एक बार चेन को रखा, चेन थी हमारी 30 मीटर की, जहाँ 30 मीटर की चेन लेंथ कंप्लीट हुई, एक एरो लगा दिया। फिर मैम हमने फिर से चेन को रखा आगे 30 मीटर की, जहाँ दूसरी चेन लेंथ कंप्लीट हुई, एक एरो लगा दिया। फिर से चेन को रखा, तीसरी चेन लेंथ कंप्लीट हुई, एक एरो लगा दिया। मतलब हम एरो को कहाँ लगा रहे हैं? जहां पर भी एक चेन लेंथ कंप्लीट हो रही है वहां एरो को लगाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, जब आप एरोज को इकट्ठे करते हुए जाओगे, यहां से चले वहां से चले, जब मैं यहां पर खड़ी हूं ना तो मैं यहां पर देखूंगी यहां से आते हुए 3 एरोज हैं, तो 3 एरो, ये मैंने टॉपिक बताना है जो कि आगे आएगा। 3 एरो का मतलब 3 चेन लेंथ, 3 एरो का मतलब मैम 3 चेन लेंथ। 3 चेन लेंथ का मतलब आप कितना डिस्टेंस मेजर कर चुके हो मैम? 3 × 30। इसका मतलब मैं ये समझ जाऊंगी इस टाइम मैं 90 मीटर पे हूं। तो ये हमें आसानी से थोड़ा काम आसान बना देते हैं साइट पर। कहाँ पर लगाएंगे एरो को? हर एक चेन लेंथ के कंप्लीट होने के बाद। सो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? एरोज आर प्लेस्ड। हम इसमें आप ये लिख सकते हो, एरोज आर प्लेस्ड। कितने डिस्टेंस के बाद प्लेस कर रहे हैं? हर एक चेन लेंथ के बाद। एरोज आर प्लेस्ड इन ग्राउंड आफ्टर एवरी चेन लेंथ। इन ग्राउंड आफ्टर एवरी चेन लेंथ। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। एरोज को जो लगाएंगे हम ग्राउंड पर लगाएंगे आफ्टर एवरी चेन लेंथ। ये समझ गए क्या? हाँ, समझ गए सब लोग? तो आपको आसानी क्या मिली मैम? हमने एरो काउंट किया और पता चल गया कि हमने कितना डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लिया है। एरो से क्या पूछा जाता है? पहली चीज तो यही पूछी जाती है कि एरो को कहाँ लगाते हैं, कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं, मतलब हर एक चेन लेंथ कंप्लीट होने के बाद लगाते हैं। दूसरी चीज मुझसे यहाँ से पूछी जाती है, एरो की लेंथ कितनी होती है। SSC जेईई वाले नहीं पूछते हैं, आप वैसा क्वेश्चन स्टेट में आ सकता है। तो एरो की लेंथ होती है 400 mm। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ है और
और आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसका जो डायमीटर है वो 4 mm होता है। डायमीटर जो है वो 4 mm होता है। ये ज़्यादातर मैंने देखा है, पूछा तो नहीं गया है ऐसे, मतलब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे जब प्रैक्टिस करोगे अपनी अलग अलग उन बुक्स से, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एरो की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको जो आपका एरो में ये जो स्टिक है ना, इसका जो डायमीटर है वो हमारा कितना होता है, इसका डायमीटर में वो 4 mm होता है। ये 4 mm होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एरो को कहाँ लगाते हैं, हर एक चेन लेंथ को कंप्लीट करने के बाद। तो हम जब साइट पर जाएंगे, जैसे जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते जा रहे हैं, एक एक चेन लेंथ के बाद एक एक एरो को प्लेस करते हुए जाएंगे। अच्छा, अब कोई बता रहा था इंटरमीडिएट पॉइंट, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर क्लियर करती हूँ। इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने वाली बात क्या है, तो रेंजिंग क्या है। रेंजिंग एक अलग टर्म है, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे। रेंजिंग हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, एक्सेसरीज में ही आएगा, क्योंकि इसी में मैं आपको क्या बता दूंगी, रेंजिंग रोड के बारे में बता दूंगी। ठीक है, चलो, तो रेंजिंग हमारी वो प्रोसेस है ऑफ लोकेटिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन लॉन्ग सर्वे लाइन। पूरी बड़ी एक सर्वे लाइन है, उसमें बीच में मुझे कुछ पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अरे मैम, इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने की क्या ज़रूरत है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने की क्या ज़रूरत है, ध्यान से सुनिए। अब मैंने आपको बोला कि आप ग्राउंड पे जाओ, ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेज़र करो। अब आपको 120-140 मीटर डिस्टेंस है, पर आपको सीधी लाइन में उसको डिस्टेंस को मेज़र करना है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस आपको एक सीधी लाइन में मेज़र करना है, तो वो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो, जैसे मैं यहाँ से चल रही हूँ, हो सकता है कि मैं अभी भी सीधा ना चली हूँ, है ना। कागज़ पे सीधी लाइन बनाना तो मैम आसान है। अब मैं ऐसे सीधी चल रही हूँ, हो सकता है मैं अपने हिसाब से तो सोचूं कि हाँ मैं तो सीधी चल रही हूँ, पर हो सकता है मैं थोड़ा इधर उधर जा रही हूँ सीधी लाइन से। तो अब मुझे क्या करना है, जो डिस्टेंस मेज़र करना है, एक तो वो पूरा ग्राउंड पर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। वो जो स्ट्रेट लाइन है या नहीं, वो कंफर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने पड़ेंगे, ताकि मैं पॉइंट टू पॉइंट पहुंचती जाऊं कि हाँ ये सीधी लाइन बना दी ग्राउंड पे। कैसे बनाएंगे, मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रेंजिंग क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करते हैं ऑन लॉन्ग सर्वे लाइन। ये देखिए, ये कॉलेज में किया है आपने, कॉलेज में किया है, गर्मियों में रेंजिंग रोड लेकर बाहर जाते होंगे साइट पे। अब इमेजिन कीजिएगा, अब किसका नाम लिया जाए, सौरभ एंड आनंद सबसे ज़्यादा डाउट पूछते हैं, तो सौरभ का नाम लेते हैं। तो इस तरफ खड़ा है सौरभ, इस तरफ सौरभ आप खड़े हो। आप अपनी रेंजिंग रोड को देखो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बुरा मत मानना। आप अपनी रेंजिंग रोड को लेकर खड़े हो, कौन से पॉइंट पे मैम, ए पॉइंट पर। अब ये डिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा है, अब ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। मुझे ग्राउंड पे क्या खींचनी है, एक बहुत बड़ी सीधी लाइन खींचनी है, और दूसरी तरफ हमारे सामने है कुमार सोनू, और दूसरी तरफ हमारे सामने है कुमार सोनू यहाँ पर खड़े हैं। तो उन्होंने अपनी एक रेंजिंग रोड यहाँ पर ले ली। अब यहाँ से सौरभ ने अपनी रेंजिंग रोड पकड़ी हुई है, और दूसरी तरफ से कुमार सोनू आपने रेंजिंग रोड पकड़ी हुई है। मुझे दो पॉइंट्स जो है वो ग्राउंड पर एक सीधी लाइन में लेकर आने हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन आता है, इन दोनों के बीच में कौन आता है, मोहित आ जाता है। मोहित ने कहा कि मैं भी अपनी रेंजिंग रोड लेकर आ गया, तो उसने अपनी रेंजिंग रोड यहाँ पकड़ी। अब ये सीधी लाइन में है या नहीं, हम क्या कर रहे हैं मैम, यहाँ पर जो रेंजिंग रोड है, जैसे हम प्रेयर में खड़े होते थे जब बचपन में, तो हम ऐसे सीधी लाइन में सबको लगाते थे। तो यहाँ पर जो सौरभ है वो अपनी रेंजिंग रोड के बिल्कुल पीछे, उसको किसकी रेंजिंग रोड दिखनी चाहिए मैम, मोहित की रेंजिंग रोड दिखनी चाहिए, लेकिन उसको पिछली वाली नहीं दिखनी चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो मोहित को बोलेगा या तो तू लेफ्ट साइड जा या तो तू राइट साइड जा, कि मुझे तीसरी वाली ना दिखे। तो यहाँ से सौरभ ने किसको बोला, मोहित को राइट जाने के लिए बोला, ये लेफ्ट जाने को बोला। सिमिलरली यहाँ से कुमार सोनू ने इस मोहित को गाइड किया कि तू लेफ्ट जा या फिर राइट जा, कि उसको सामने सौरभ वाली रेंजिंग रोड ना दिखे। तो जब सौरभ को कुमार सानू की रेंजिंग रोड नहीं दिख रही, कुमार सोनू को सौरभ वाली रेंजिंग रोड नहीं दिख रही, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, सीधी लाइन में है। मतलब अब मैं इस लाइन के अलोंग अगर चेन को बिछा दूंगी,
इस लाइन के अलोंग जब मैं चेन को बिछा दूंगी, वो लाइन हमारी ग्राउंड पर क्या होगी मैम, स्ट्रेट लाइन होगी। अब मैं ग्राउंड पर सीधा डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ ए और बी पॉइंट के बीच में, और इवन मैंने इंटरमीडिएट पॉइंट भी लोकेट कर दिया, और इतना भी मुझे पता है कि जहां पर मोहित खड़ा है वो हमारी मेन सर्वे लाइन के बीच का ही कोई एक पॉइंट है। क्लियर हो गया? रेंजिंग का मतलब समझ में आ गया। अब रेंजिंग भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, मैंने थोड़ी देर बाद आपको समझानी है। तो रेंजिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? रेंजिंग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? रेंजिंग रोड की ज़रूरत पड़ी। रेंजिंग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी मैम? रेंजिंग रोड की ज़रूरत पड़ी। रेंजिंग रोड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? रेंजिंग रोड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिख ली क्या? प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द सर्वे लाइन इज, ये हो गया। इसके आगे रेंजिंग रोड की लेंथ पूछी जाती है। कितनी होती है रेंजिंग रोड की लेंथ? कोई बता सकता है? जो रेंजिंग रोड की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड, लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड कितनी होती है मैम? 2 से 3 मीटर। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, 2 मीटर टू 3 मीटर, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये रेंजिंग रोड में क्या होता है मैम? ऑल्टरनेट, रेंजिंग रोड में दिख रहा है ऑल्टरनेट वाइट एंड रेड स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है। वाइट एंड ऑल्टरनेट वाइट एंड रेड स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है। जो एक स्ट्रिप होती है उसकी लेंथ कितनी होती है मैम? 200 mm होती है। तो कई बार हम इसकी हेल्प से मेजरमेंट भी ले लेते हैं, ऐसे ही मतलब रफली जैसा काम करना है। तो 200 mm होता है हमारा एक स्ट्रिप की लेंथ। ये वाली भी कितनी होती है मैम? 200 mm। तो आप एक रेंजिंग रोड बना लीजिए नोट्स में, उसमें इसको 200 mm लिख लीजिए। रेंजिंग रोड का डायामीटर, रेंजिंग रोड का जो डायामीटर होता है, कभी पेपर में पूछा तो नहीं गया है लेकिन 30 mm होता है। पेपर में पूछा तो नहीं गया लेकिन 30 mm होता है, ये लिख सकते हैं। और रेंजिंग रोड्स किस लिए यूज होती है? टू लोकेट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स, वो मैंने लिखा दिया। तो रेंजिंग रोड्स का यूज क्या है? यूज ऑफ रेंजिंग रोड, यूज ऑफ रेंजिंग रोड क्या है मैम? क्लियर हो गया रेंजिंग रोड वाली प्रोसेस? यूज ऑफ रेंजिंग रोड टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स, टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स, टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट, बहुत नीचे चले गया ना, टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट। ठीक है, एक आंख से देखना है, एक आंख से देखना है। क्या बोल रहे हो? आंख से सीधा थोड़ी देख पाएंगे। ये क्या बातें चल रही है आप लोगों की? हाँ, पीठ पीछे बातें करते रहते हो। आज जब मैं लिखती हूँ तो पीछे से बातें करते रहते हो, है ना। तो यूज ऑफ रेंजिंग रोड क्या है हमारा? टू लोकेट द इंटरमीडिएट पॉइंट। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ मैम, यहाँ तक आपने लिख भी लिया, और प्रोसेस क्या होती है रेंजिंग वो भी समझ में आ गया। अब जो ये रेंजिंग रोड है, इसके साथ साथ एक और टाइप की रेंजिंग रोड है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड का और रेंजिंग रोड का है एक ही जैसा काम, बस क्या फर्क होता है? एक छोटा सा फर्क होता है। देखो कई रेंजिंग रोड आपने देखी होगी ब्लैक और रेड बैंड्स में भी होती है। जहां आपने यहाँ लिखा ना अभी वाइट एंड रेड, तो वहां पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, और इसके अलावा वो हमारी ब्लैक एंड वाइट में भी होती है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स में भी होती है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स में भी होती है। ये दोनों कलर्स में मिलेगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी लाल कलर ऐसा है कि दूर से दिखाई दे जाएगा हमें, तो अच्छा रहेगा कि बहुत दूर का डिस्टेंस क्लियर दिख रहा होगा। अब बात आती है ये ऑफसेट रोड की। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या बोला है? सिमिलर टू द रेंजिंग रोड but only difference that they are provided with a hook and opening at the top, two narrow vertical slot at right angle। मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, इस रेंजिंग रोड में यहाँ से नैरो स्लिट है। अब मैं आपको इसको इमेजिन करवा के समझाती हूँ, सब कुछ इमेजिनरी है, आपने समझना।
मेरे पास एक रेंजिंग रोड है। आप सब इमेजिन कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं ना जैसे, तो सोचते हैं कि ये एनर्जी वो एनर्जी। सोचिए मैम यहाँ खड़ी है, मैम के आगे सामने एक रेंजिंग रोड है। जो रेंजिंग रोड है वो कुछ इस तरीके की ही दिखाई दे रही है जैसी अभी तक पहले थी। ये रेंजिंग रोड कुछ वैसी ही है, लेकिन जो मेरे हाथ में अभी रेंजिंग रोड है उसमें एक खाली बीच का स्पेस है, एक छोटा सा स्पेस है ये वाला, ठीक है। बाकी सब कुछ कैसा था मैम, रेड और ब्लैक वाली जो स्ट्रिप्स हैं वो तो सारी वैसे ही बनी हुई हैं इसमें, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्या बना हुआ है, इसको इग्नोर करना, ये नहीं है, एक छोटा सा क्या बना हुआ है मैम, स्लिट बना हुआ है। तो जब मैं ए पॉइंट और सामने वाले पॉइंट के बीच एक सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहती हूं तो इस स्लिट में एक पतला सा हेयर लगा हुआ है। तो जहां पर अभी हमारी रेंजिंग प्रोसेस में सौरभ खड़ा था, तो सौरभ की रेंजिंग रोड में एक छोटा सा थिन हेयर है। उस हेयर से वो किसको देख रहा है, वो मोहित वाली रेंजिंग रोड को देख रहा है, ठीक है। अब इसमें एक स्लिट जो इस तरीके से है वो सामने देख रहा है। अब इमेजिन करना, इसी स्लिट के बिल्कुल परपेंडिकुलर भी एक स्लिट है, इसी स्लिट के एक परपेंडिकुलर। अब 3D में देखो कैसे समझेंगे। 3D में मोहित के पास जो रेंजिंग रोड है वो भी ऑफसेट रोड है, मोहित के पास जो रेंजिंग रोड है वो भी ऑफसेट है। तो मोहित ने एक तो सामने क्रॉस हेयर लगाए, सामने थिन हेयर लगाए, मैंने यहां से देखा मोहित वाली रेंजिंग रोड मुझे दिख रही है, यहां से देखा मुझे मोहित वाली रेंजिंग रोड दिख रही है। अब मैंने अपनी, देखो रेंजिंग रोड यही है, मैंने अपनी डायरेक्शन यहां चेंज की, इस स्लिट से मैंने सामने देखा, अब मुझे दिख रही है गौतम नीलू की रेंजिंग रोड। तो अब देखिए ये वाली थी अलोंग द सर्वे लाइन की डायरेक्शन में रेंजिंग रोड क्या है मैम, थिन एक छोटा सा हेयर है, मैंने वहां से कुमार सोनू की रेंजिंग रोड देखी। अब क्या हुआ मैम, मैं थोड़ा सा अपने 90 डिग्री पे देखूंगा तो एक और हेयर दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, उससे मैंने नीलू की रोड देखी, तो वो सामने कितने एंगल पे है मेरे मैम, वो 90 डिग्री पर है, तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑफसेट बना दिया ना हमने, 90 डिग्री पे हमने सामने एक और रेंजिंग रोड को देख लिया। तो अगर ये हमारी मेन सर्वे लाइन थी तो उससे 90 डिग्री पे आ गई एक और ऑफसेट रोड। तो आई होप मैं आपको ये समझा पाई होंगी कि नैरो स्लिट क्या होता है, समझ में आया। एक नैरो स्लिट से ये देख पा रही हूँ, ऐसे डायरेक्शन चेंज करके दूसरी स्लिट से ये देख पा रही हूँ, तो ये हो गया नैरो वर्टिकल स्लिट। या फिर ये इतना ही काम है ऑफसेट रोड का और कोई काम नहीं है। कई बार ऑफसेट रोड में ऐसा भी होता है कि ऊपर या रेंजिंग रोड में क्या होता है, एक फ्लैग दे दिया जाता है। रेंजिंग रोड में कई बार बिना फ्लैग के भी होती है, कई बार जगह बनाई होती है कि ऊपर फ्लैग बनाओ, क्यों, ताकि मैम इतना दूर का डिस्टेंस होगा, कम से कम झंडा तो दिख जाएगा, है ना। हो सकता है रेंजिंग रोड ना दिखे या जिसने उसको पकड़ा है वो बंदा ना दिखे, लेकिन हमें फ्लैग जरूर दिख जाएगा दूर से, तो उसके लिए कई बार ये लगाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब आपसे पेपर में ये सब नहीं पूछा जाएगा जो मैंने आपको समझाया, पूछा सिर्फ जाएगा कि ऑफसेट को सेट करने के लिए इसमें से किसका यूज किया जाता है, ऑफसेट रोड का यूज किया जाता है, ऑफसेट रोड का यूज किया जाता है। थिन हेयर का मतलब क्या होता है, गिटार की वायर्स देखी है, गिटार की पतली पतली वायर देखी है प्रिया कुमारी, जो गिटार में होती है ना, तो हम उसको काट दो और उसको काट के एक छोटा सा बना दो हेयर, तो वो हेयर लगा हुआ है। मान लो उसको आपने तोड़ दिया आपने गिटार को और उससे अपनी छोटी सी एक हेयर वाली वायर निकाली और उसको इस खाली जो स्पेस था वहां पर 90 डिग्री पे इस तरीके से लगा दिया, ठीक है, तो वो थिन हेयर होता है। या फिर मैंने अपना बाल निकाल के लगा दिया जो आपको सोचना है वो सोच लो, है ना। अच्छा, निशांत क्रॉस स्टाफ पे आ रहे हैं, ये क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर हो गया। ऑफसेट रोड क्या होता है ये लिख लिया आपने, ये डेफिनेशन थोड़ा इस तरीके से आपको बुक्स में मिल जाएगी, ये हमारा ऑफसेट रोड है। अच्छा, अब मैम क्या होता है कि ऑफसेट रोड से हम ऑफसेट में सेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे। इसके अलावा क्या और कोई इंस्ट्रूमेंट भी है जिससे ऑफसेट सेट कर सकते हैं? अब बन गए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल। अब आगे जो मैं टॉपिक बढ़ाऊंगी 10 मिनट, सारे एक एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के, है ना। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या सवाल हैं। तो इस स्लिट को तो रहने देते हैं, इक्विपमेंट्स यूज टू मेजर से हम लोग सबसे पहले चलते हैं, जैसा अभी मुझे किसी ने बताया, ओपन क्रॉस स्टाफ। देखो जो पहली बार सर्वे पढ़ रहा है क्या उसको समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार बताना।
फिर मैं ये समझाना शुरू करती हूँ। जो पहली बार पढ़ रहे हैं आप में से सर्वे, क्या आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? या जिसने डिग्री खरीदी हुई थी और जो कॉलेज नहीं गया था, कौन था वो, तो आपको भी समझ में आ रहा है? जिसने नहीं देखे हैं इंस्ट्रूमेंट, तो मैं कोशिश तो इमेजिन करवा के ही करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ तो ला नहीं सकती। तो पर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो शायद याद रहेगा। हाँ, नहीं आ रहा याद? नहीं आ रहा समझ? सौरभ कुमार को तो नहीं आ रहा समझ, और किसी नहीं समझ आ रहा? हाँ, और किसी नहीं समझ में आ रहा? ऑफसेट रोड और रेंजिंग रोड दोनों की हाइट सेम ही रहती है, 2 से 3 मीटर, 2 से 3 मीटर रहती है। ठीक है, यही रहता है। बहुत आनंद आ रहा है। चलिए, अच्छा, ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ से हम क्या कर सकते हैं? ओपन क्रॉस स्टाफ से मैम हम पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट परपेंडिकुलर ऑफसेट, अभी इमेजिनेशन अभी बाकी है, स्पेलिंग गलत हो रहे, परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करने के काम में आता है। मैम पहला सवाल आ गया ये ऑब्जेक्टिव का। विद द हेल्प ऑफ ओपन क्रॉस स्टाफ हम क्या करते हैं? अब हम कौन सी इक्विपमेंट्स पढ़ रहे हैं? हम वो इक्विपमेंट्स पढ़ रहे हैं जिससे हम ऑफसेट सेट कर सकें, वो इक्विपमेंट्स। तो पहला आ गया ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं मैम? परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैम दिखा दो ज़रा ये कैसा होता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप इसमें पेंट कर दो, इसमें कलर कर दो ब्राउन कलर का। अगर मैं, वैसे मैं करूँगी नहीं, पूरे में कलर ख़राब हो जाएगा नहीं तो ये, तो अगर मैं इसमें ब्राउन कलर का ऐसे करके एक पेंट जैसा कर दूं, तो यही हमारा क्या होता है मैम? इसी को हम क्या कहते हैं? यही हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ होता है। ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ होता है। वैसे मैंने आज तक जितनी ड्राइंग्स बनाई है उसमें जब पेंट कर दिया है तो वो ख़राब ही हो गया हुआ है, इसलिए मैं पेंसिल से कुछ बना लूँ तो ठीक रहता है कागज़ पे। अगर मैं उस पर ड्राइंग बना देती हूँ तो ख़राब कर देती हूँ। राइट एंगल जंबलिंग हो रही है, जो समझ नहीं आ रहा मैम प्लीज़ आप साथ में लिख कर, नहीं मैं साथ में लिख कर ही बता रही हूँ, बीच में 1-2 डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं बोल तो दे रही हूँ उसको लिख लो, है ना। तो बीच में थोड़ा बहुत आप मैनेज करेंगे, थोड़ा बहुत मैं करूँगी, तभी हम साथ में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसे में सबको साथ लेकर कैसे चलूँ ना, और मुझे सिलेबस और सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस और सब टाइम पर भी कराना है और सब कुछ भी कराना है। तो थोड़ा सा आप मुझे वो करो, थोड़ा सा मैं आपका साथ देती हूँ, तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, साथ के बिना कैसे काम चल पाएगा। हाँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी आते हो और उसके बाद एक ही बंदा सारा काम करी जा रहा है तो फिर वो चलता नहीं है ना। और आप लोग तो एक्सपीरियंस्ड होंगे ही, तो उसमें भी क्या करना पड़ता है मैम? पार्टनर का भी उतनी ही भागीदारी होती है जितनी हमारी होती है। अगर एक ने छोड़ दिया तो फिर हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा भी आपका और मेरा भी कुछ वैसा ही रिलेशन है। थोड़ा बहुत आपको समझना है, थोड़ा बहुत मैं समझूंगी, और फिर हम इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे और मैं आपका साथ देती रहूँगी, है ना। नहीं तो बीच में आप मेरा साथ छोड़ दोगे, या फिर मैं तो नहीं छोड़ूंगी आपका साथ। देखो मैं वो वाला इंसान हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, आप छोड़ दो तो पता नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा ही। नोट्स नहीं बना, अब तो बना लो। अच्छा, नोट्स सत्यम क्यों नहीं बना पा रहे हो बताओ? अब तो मैं साथ में लिख रही हूँ ना, अब तो साथ में लिख भी रहे हैं, मनोज लिख रहा है हमारे लिए वो पुलाव है। अच्छा ठीक है, चलो इस बात पे बातें करूँगी तो 2 घंटे भी कम है ना। अच्छा, अब देखिए ये क्या चीज़ है, इमेजिन कीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। मैम ये ओपन क्रॉस स्टाफ है, इससे हमने 90 डिग्री पर कैसे ऑफसेट सेट करना है। अब ध्यान से, सारा ध्यान इधर आ जाएगा। अब आप अपनी पुरानी बातों से थोड़ा बाहर आ जाइए। तो अब सारा ध्यान इधर आ गया। अरे, तो अब मैम हमने क्या करना है? ऑफसेट कैसे सेट करना है। ऑफसेट सेट करने का मतलब है मैम आप ये मेन सर्वे लाइन बना रहे हो, इससे 90 डिग्री पर मुझे एक पॉइंट एस्टेब्लिश करना था, तो मेरे हाथ में ये है। इमेजिन कीजिए ओपन क्रॉस स्टाफ को मैंने इस तरीके से हाथ में पकड़ रखा है। अब मैं सबसे पहले डायरेक्शन क्या दिखा रही हूँ, ये मेरी मेन सर्वे लाइन की डायरेक्शन है। अब इमेजिनेशन पे है सारा काम। ये हमारा
मेन सर्वे लाइन की डायरेक्शन है। समझ पा रहे हो? मेरे लिए मेन सर्वे लाइन मतलब मैम मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट ए यहाँ पर है और सेकंड पॉइंट बी यहाँ पर है। तो इमेजिन कीजिएगा 3D में थोड़ा कि मैम यहाँ खड़ी है और आप उस तरफ हो और यहाँ से हमारी एक मेन सर्वे लाइन सीधी जा रही है। इसमें क्या है मैम? 4 स्लिट हैं, 1 2 3 4, सब एक दूसरे से कितने एंगल पे है मैम? 90 डिग्री पर हैं। आपने ए से लेकर बी के बीच में एक सर्वे लाइन बना ली, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को आपने मैम रेंजिंग प्रोसेस से लोकेट कर दिया होगा। अब मैं चाहती हूँ इससे 90 डिग्री पर पॉइंट लोकेट करना। तो अब क्या हुआ? अब आप में से मैंने शिवम को बुलाया और शिवम वहां पर आता है और शिवम ने यहां से देखो, जो आई की पोजीशन है, यहां से देखा, शिवम ने यहां से देखा किसको मैम? यहां पर एक रेंजिंग रोड पड़ी थी, यहां पर एक रेंजिंग रोड पड़ी थी। तो शिवम ने यहां से स्लिट से, वैसे ही पतला सा धागा है, उससे पास होती हुई रेंजिंग रोड को सामने देखना है और उससे पास होती हुई रेंजिंग रोड जो स्लिट से पास होती हुई दिखेगी उसको यहां से ना वो बिल्कुल सीधी इसके सामने दिखनी चाहिए। अगर सामने नहीं दिख रही तो वो यहां पर क्या बोलेगा? यहाँ पर संदीप खड़ा है तो संदीप को बोलेगा कि आप लेफ्ट साइड मूव हो या राइट साइड मूव हो, इस अकॉर्डिंग कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो इस स्लिट से होता हुआ संदीप की रेंजिंग रोड मुझे बिल्कुल सीधी दिखाई दे। तो हमने क्या किया मैम? 90 डिग्री पे ऑफसेट कैसे सेट किया? ये हमारी मेन सर्वे लाइन थी। उसके बाद एक सर्वेयर जाता है, यहाँ से देखता है उस वाली रेंजिंग रोड को और सामने रेंजिंग रोड को रख देता है। अब यहाँ से कितने डिस्टेंस का आपको ऑफसेट लेना था वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और दूसरा, अब मैम आपने इस मेन सर्वे लाइन के लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट लाया, क्या आप राइट साइड ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हैं मैम। अब हमने यहाँ से देखा, इधर रेंजिंग रोड रख दी तो यहाँ वाले पॉइंट को भी एस्टेब्लिश कर दिया। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री पर ऑफसेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और किसी एंगल पर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? और इसका ना फोटो बना के दे देते हैं वो आपको पेपर में, और 4 स्लिट बनाए होते हैं साइड पे, बोलते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या काम है इसका। तो ये क्या है? हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ। समझ गए सब लोग? ओपन क्रॉस स्टाफ समझ गए? जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसकी हेल्प से हम सेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफसेट। दूसरा जो स्टाफ आता है वो आता है हमारा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। दूसरा जो स्टाफ आता है वो आता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से भी हम ऑफसेट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ के लिए क्वेश्चन जो ज़रूरी है दैट इज़ कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से मैम आप 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री, इन तीनों एंगल पर ऑफसेट को सेट कर पाओगे, इन तीनों एंगल पर ऑफसेट ले पाओगे। या मुझे पेपर में पूछा है मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के मल्टीपल पर ऑफसेट सेट करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे? तो आंसर क्या होगा मैम? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। 45, 90, 135। अच्छा, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ कैसा दिखता है थोड़ा सा मैम ये भी दिखा दीजिए। तो ये हमारा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है। इससे तो भाई इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, देखो, क्योंकि इसकी बहुत सारी साइड्स हैं। आप जब इसको ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, सर्कल भी है इसमें बना हुआ, ये ऐसे। इसका जब आप प्लान देखोगे, आप इसका प्लान मतलब जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो ये यहाँ से ऐसा दिखाई देगा। कैसा होता है मैम? कितनी साइड्स होती हैं इसकी? 8 साइड्स होती हैं, ऑक्टागन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी साइड्स हैं मैम? 8 साइड्स हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है मैम? हम इसको हाथ में लेंगे, हाथ में पकड़ा, उसके बाद क्या किया मैम? ये मेन सर्वे लाइन के अलोंग हमने एक लाइन सीधी यहाँ पर किसको देखते हुए, यहाँ से हमने किसको देखते हुए एक लाइन बना ली मैम? रेंजिंग रोड को देखा। इस स्लिट के जो सामने वाली स्लिट थी वो मेन सर्वे लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ से देखना, ये ए बी मेरा मेन सर्वे लाइन है, ए बी मेरा मेन सर्वे लाइन है। आप इन दोनों को समझ पा रहे हो? पहले ये बता दो एक बार, इस डायग्राम देख के ये पता चल पा रहा है कि ये वाली लाइन सीधी है और बाकी वाली लाइंस किसी ना किसी एंगल पर ली जाएगी।
इस डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा दें ज़रा, इसको हटा दें ज़रा। तो मैम ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था। अगर मुझे इस मेन सर्वे लाइन के 90 डिग्री पे ऑफसेट लेना है तो मैम सी पॉइंट इसके 90 डिग्री पे आ जाएगा। 90 पे ऑफसेट लेना मैम, आप इसके सीधे सामने खड़े हो जाइए और सामने से जो आपको उस तरफ रेंजिंग रोड दिख रही है वो इसके 90 डिग्री वाला पॉइंट होगा, है ना मैम। अब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पास होता हुआ एक रेंजिंग रोड सामने होगा, तो ये कितने एंगल पर है मैम? 45 डिग्री पर है। अच्छा मैम, अगर आप इस वाले स्लिट से देखोगे, यहाँ से सामने एक रेंजिंग रोड दिखेगी, ये टोटल कितने एंगल पे है मैम? 90, ये हो गया 45 और ऐड कर दो, 135 डिग्री पर हो गया। समझ आया? इससे ज़्यादा मैं ना इस इंस्ट्रूमेंट से बता नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने पास होता तो हम ज़्यादा अच्छा समझ सकते थे। इसमें बहुत इमेजिनेशन मुश्किल है, इसलिए आई होप इससे क्लियर हो रहा होगा। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स में, ये बना सकते हो तो चलेगा, है ना। और आपका ओपन क्रॉस स्टाफ में भी वो थोड़ा सा रफली सा डायग्राम, कि अगर बाई चांस पेपर में पूछ लिया जाए ये कौन सा इक्विपमेंट है, तो आपको उसको फोटो देख के समझ में आ जाए कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बताइए। तो सर्वे पढ़ने का मज़ा आ रहा है? हाँ, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से हम 45, 90 और 135 पे एंगल मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तीसरा आता है मैम हमारा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ की हेल्प से हम लोग एंगल सेट कर सकते हैं ऑफसेट का किसी भी एंगल पर। ऑफसेट सेट कर सकते हैं, ऑफसेट एट एनी एंगल, ऑफसेट एट एनी एंगल। एनी एंगल मतलब किसी भी एंगल पर, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जितने भी एंगल पे ऑफसेट सेट करना है हम कर सकते हैं। अच्छी खासियत है इसकी, अच्छी खासियत है। किसी भी एंगल पर 90 पे भी, 40 पे भी, 10 पे भी, 5 पे भी, इवन 5 डिग्री 20 मिनट पे भी ऐसे भी ऑफसेट सेट कर सकते हैं। तो जो आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है, इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो ये हमारी फोटो है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ की। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ पता कैसा होता है? एडजस्टेबल कुछ है नहीं आसपास जिससे मैं दिखा सकूं आपको। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में जैसे मान लो ना, ये पानी की बोतल है मेरे पास, पानी की बोतल है मेरे पास। आप इमेजिन करना, इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने लोअर सिलेंडर, अपर सिलेंडर, इसको बोल दिया मैंने लोअर सिलेंडर, इसको बोल दिया लोअर सिलेंडर, और इसको क्या बोल दिया मैम? इसको बोल दिया अपर सिलेंडर। तो लोअर सिलेंडर और अपर सिलेंडर है। लोअर सिलेंडर पे कौन होता है मैम? मेन स्केल, सुबह ही बताया था, मेन स्केल। अपर सिलेंडर पे कौन होता है मैम? वर्नियर स्केल। ठीक है, अब क्या है मैम, ये स्लिट बनी हुई है, ये मेरा लोअर सिलेंडर है, इसका जो ढक्कन है वो इसका अपर सिलेंडर है। ठीक है, इसको मैंने हाथ में ऐसे पकड़ लिया, इसमें मुझे सामने एक स्लिट है, इमेजिन किया बोतल कटी हुई है और इसमें स्लिट है, इस स्लिट से मैं सामने कैमरा में, मतलब मैं आप सबको देख पा रही हूँ, मेरे पास दिव्य शक्ति मिल गई है मुझे जिससे मैं आप सबको देख पा रही हूँ। तो यहाँ स्लिट है, यहाँ से मैं आपको देख पा रही हूँ। अब क्या हुआ, अब मैम मुझे यहाँ से 20 डिग्री पर एक ऑफसेट सेट करना था, 20 डिग्री पे एक ऑफसेट सेट करना था। मैंने इस वर्नियर को, अपर वाले सिलेंडर में वर्नियर है, इसको घुमाया, इसको घुमाया। अभी इनिशियली वर्नियर कितने पे था मैम? इनिशियली वर्नियर 0 पर था। अब आपने ऊपर वाले वर्नियर को घुमाया, जब 20 डिग्री के पास पहुंच जाए। अच्छा, आप घुमा दिया। अब आपने क्या किया, जब इसको घुमाओगे तो इसके साथ कौन कौन घूमेगा मैम? स्लिट भी घूम जाएगी, क्योंकि स्लिट कहाँ थी? ढक्कन में थी। स्लिट ढक्कन में थी, पहले ढक्कन का 0 से सामने देख रही थी। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस तरफ देखूं, तो मैंने स्लिट को घुमाया 20 डिग्री पे। अब स्लिट ऐसे दिख रही है मुझे, यहाँ से ऐसे दिख रही है, तो 20 डिग्री पे ऑफसेट आ गया। मुझे चाहिए था 90 डिग्री पे, स्लिट और घुमाया, यहाँ से दिख रही है अब स्लिट और सामने दिख रही है, तो इससे हमने ऑफसेट सेट कर लिया। ठीक है, एंगल मेजर कहाँ पर होता है? एंगल हमारा, आपको वर्नियर कैलिपर में रीडिंग लेनी सिखाई थी गणेश सुबह, आपको वर्नियर कैलिपर में रीडिंग लेनी सिखाई थी। क्या आपको समझ में आ गई थी कि कैसे लेते हैं? कि जब वर्नियर का 0 मेन स्केल के किसी और के साथ मिलेगा तो उसमें प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, वो करना होता है।
तो सेम मान लीजिए जो सुबह रीडिंग लेनी समझाई थी, इमेजिन करो वही रीडिंग है, इस पे मेन स्केल मार्क है, इस पे वर्नियर स्केल मार्क है। इसको घुमाएंगे तो वर्नियर का 0 मेन स्केल की किसी एक ग्रेजुएशन से कोइंसाइड करेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताइए? हाँ हाँ बिल्कुल, एक कैमरा आता था जिससे हीरो भी दिखते थे, अलग अलग फोटोज दिखती थी, है ना, ऐसे घुमाते थे तो वो रील चेंज होती रहती थी। समझ में आ गया? तो क्या बोला है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ के बारे में लिखिए, यूज टू सेट एनी एंगल फ्रॉम सर्वे लाइन, किसी भी एंगल पर ऑफसेट सेट कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर, लोअर सिलेंडर अपर सिलेंडर। लोअर सिलेंडर पे मेन स्केल रहता है, अपर सिलेंडर पे वर्नियर स्केल रहता है। स्लिट जो बनी होती है टू प्रोवाइड लाइन ऑफ साइट, एक ऐसी लाइन ऑफ साइट क्या है मैम? वो लाइन है जिसके थ्रू मैं देख पा रही हूँ। अभी के लिए हम इसकी हिंदी बनाएंगे जिससे हम देख पा रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट वो बन गई। अब आगे चलते हैं, ये आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो 3-4 पॉइंट्स ही थे, अभी तक आप समझ गए होंगे। तो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ हमने पढ़ लिया। अब मैम एक क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मुझे 90 डिग्री पर ऑफसेट को सेट करना है, 90 डिग्री पर ऑफसेट लेना है, इन 3 में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? चलो ये बता दो, उतने में मैं पानी पी लेती हूँ। इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा अगर 90 डिग्री पर ऑफसेट लेना है? हाँ, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? अभी तक हमने 3 पढ़े। सबसे पहला था ओपन क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अब मैं बताती हूँ, हमें इन सभी में 90 डिग्री ऑफसेट अगर मेजर करना है और कोई पूछे इन तीनों में 90 डिग्री पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ध्यान रहे मैंने एंगल डिफाइन किया है 90 डिग्री को सेट करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ। अभी तक के इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो ओपन क्रॉस स्टाफ है, ओपन क्रॉस स्टाफ है। ठीक है, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत बड़ा इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बुक में लिखा रहता है ये होता है। तो जितने भी हमने अभी ऑफसेट मेजर करने के लिए इक्विपमेंट्स पढ़े, उन सब में सबसे ज़्यादा इन बाकी के कंपैरिजन में ओपन क्रॉस स्टाफ से अगर आप 90 डिग्री पे ऑफसेट सेट करते हो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब आएगा इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट। अभी इतने से तो हमारा काम बनता नहीं है, अब हमारे को होता है कि हमें और अच्छा मिले और बेस्ट हो, है ना। तो अब क्या किया, अब हमारे पास 3 हो गए ना। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है मैम ऑप्टिकल स्क्वायर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक सेम चल रहा है, इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द ऑफसेट। पहला आ गया ओपन क्रॉस स्टाफ, दूसरा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, तीसरा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, फोर्थ आया मैम ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर से मैम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्टिकल स्क्वायर एक बार आसानी से समझा दो कि ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर की पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू फिक्स ओनली 90 डिग्री ऑफसेट। इसकी हेल्प से आप सिर्फ 90 डिग्री पर ही ऑफसेट मेजर कर पाओगे, किसी और एंगल पर ऑफसेट मेजर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 90 डिग्री पर ही ऑफसेट मेजर करता है और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है 90 डिग्री पर ऑफसेट सेट करने के लिए। मतलब मैम क्या ऊपर वाले तीनों में से भी सबसे ज़्यादा? हाँ, तभी लिख दिया मोस्ट एक्यूरेट फ्रॉम अबव 3। अबव 3 जो अभी बताए थे उन तीनों में, क्लियर हो गया, अबव 3 तीनों में। अच्छा, अभी ऑप्टिकल स्क्वायर है क्या, क्यों ये हमारा और ज़्यादा एक्यूरेट है? पेपर में पूछा जाता है कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, होरिजन क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एक एक करके समझाती हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये लिख लिया आपने, ये बता दो एक बार मुझे ऑप्टिकल स्क्वायर। ऊपर वाले तीनों में से सबसे ज़्यादा, मतलब ओपन क्रॉस स्टाफ से भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, सब इमेजिनेशन चल रही है। अभी मेरे हाथ में, मेरे पास तो है नहीं ऑप्टिकल स्क्वायर, तो इमेजिन करते हुए जाना है, ध्यान से समझना है। मैं प्लान बना रही हूँ, मतलब मैं ऊपर से देख रही हूँ, कि क्या चल रहा है नीचे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे 90 डिग्री पे मैम ऑफसेट बनाना है, तो क्या करना है, एक मेन सर्वे लाइन मैंने बना दी।
ये मेन सर्वे लाइन है, यहाँ पर से मैं देखूंगी और सामने मेरा एक रेंजिंग रोड है, तो एक रेंजिंग रोड को मैंने बी पॉइंट पे रखा है, मैं उसको देख रही हूँ, ये ए पॉइंट आ गया और ये बी पॉइंट आ गया। अच्छा, जब 90 डिग्री पे ऑफसेट लेना होगा तो इसके लेफ्ट साइड में आएगा या फिर इसके राइट साइड में आएगा। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, अब आप में से अभी तक किसका नाम नहीं लिया मैंने, अब आप में से चंद्रा बोस, अब चंद्रा बोस आता है, कहता है कि मैं 90 डिग्री पे ऑफसेट सेट करूंगा, है ना, ठीक है, आपने बोला ठीक है करिए। तो अब देखिए, अब हुआ क्या कि अब मैं उसका ना अंदर से दिखा रही हूँ कि कैसे दिख रहा है, बाहर से नहीं दिखा रही, अंदर से प्रिंसिपल काम कैसे कर रहा है वो। तो अब जो चंद्रा बोस है उसके हाथ में क्या है मैम, उसके हाथ में है ये हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर से क्या हुआ, ऑप्टिकल स्क्वायर चंद्रा बोस ने कहाँ पर लिया है, अब देखिए उसने यहाँ पर, अभी मैं इसके अंदर का ना वो बना देती हूँ ज़रा, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगी, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक बार, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक बार, और फिर आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी। आप भी साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हम अपनी इस कहानी को, जो अपनी कहानी अभी बता रही थी आपको, उस कहानी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से कुछ है अरेंजमेंट, और हाँ ऐसे मान लेते हैं। तो क्या हुआ कि एक सर्वेयर यहाँ है, एक सर्वेयर दूसरी साइड खड़ा है, तो ये हमारी सीधी लाइन है। अब चंद्रा बोस ने बोला कि मैं यहाँ पर 90 डिग्री का, अब 90 डिग्री के ऑफसेट के लिए उसने अपने हाथ में क्या रखा मैम, ऑप्टिकल स्क्वायर रखा। तो जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर मैं बोलूँ सबसे पहले, अब क्या हुआ, चंद्रा बोस यहाँ पर आया, यहाँ पर खड़े हैं आप, चंद्रा बोस अभी प्लान में दिखाना था पर मैंने इमेजिन नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे हाथ में क्या है मैम, ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर से सबसे पहला काम चंद्रा बोस आपको क्या करना है, आपको यहाँ खड़े होना है और अपने ऑप्टिकल स्क्वायर में सामने देखना है। देखने के लिए एक प्रिज्म लगा हुआ है, खाली मतलब एक शीशा है जिससे आपको सामने दिखाई देगा। तो जब आप यहाँ से देखोगे, जब चंद्रा बोस ने इसको पकड़ा और इसको यहाँ से देखा, उसको क्या दिखना चाहिए मैम, सामने वाली रेंजिंग रोड दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये वाला जो है ये हमारा होरिजन एक मिरर होता है, होरिजन, और इसको बोलते हैं इंडेक्स। अब ये क्या चीज़ है आप मुझे बताओ। आप घर पे शीशा देखते हो जिसमें आप अपने आप को देख पाते हो, और एक होता है शीशा जो हमारी विंडो पे लगा होता है, खिड़की पे लगा होता है। तो जो विंडो पे लगा होगा उसमें हम अपने को नहीं देख पाते, पर विंडो वाले शीशे को पीछे से पेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिरर, जिसमें हम अपने आप को देख पाएंगे। अब जब यहाँ पर चंद्रा बोस ने इसको हाथ में पकड़ा तो वो यहाँ से जब देखना चाहता है सामने, उसको सामने वाली रेंजिंग रोड कब दिखाई देगी, जब आपका मिरर पीछे से पेंट हुआ हुआ है या पीछे से पेंट नहीं हुआ हुआ है। ये बता दो चंद्रा बोस, आप ही बता दो तो मज़ा आ जाएगा, फिर हमें क्लास का मज़ा आ जाएगा। आप बता दो, जब आप यहाँ से सामने बी को देख रहे हो, आपको वो बी कब दिखेगा, जब पीछे से जो शीशा है वो पेंट हुआ है या पेंट नहीं हुआ है। ये बता दो। मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ बी को, मुझे बी तभी दिखेगा जब वो पीछे से पेंट नहीं हुआ होगा, जब वो पीछे से पेंट नहीं हुआ होगा। तो मतलब ये जो हमारा होरिजन है, ये जो हमारा होरिजन है या फिर मिरर एच है, दैट इज, ये जो मिरर एच है या होरिजन है, दैट इज हाफ पेंटेड। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, पेंटेड भी लिख सकते हैं या हाफ सिल्वर्ड भी लिख सकते हैं और हाफ अनसिल्वर्ड भी लिख सकते हैं, हाफ अनसिल्वर्ड भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैम ये क्या होना चाहिए, आधा पीछे से पेंट नहीं होना चाहिए। तो होरिजन क्या होता है, आधा पीछे से पेंट नहीं होता है ताकि मैं बी को देख पाऊं। बिल्कुल सही बात है मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जब यहाँ पर चंद्रा बोस सामने वाली रेंजिंग रोड को देख रहा है जो बी पर है, तो उसको वो सामने इस तरीके से दिख रही है अपने इंस्ट्रूमेंट पे। अब वो यहीं खड़ा है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, अभी लिखना मत या कुछ ड्रॉ मत करना। अब हुआ क्या, अब लाइट का थोड़ा सा प्रिंसिपल, अब यहाँ पर किसी ने कहा था नाम लेना। अब यसीन अराफ, यसीन आप आते हो और आप बोलते हो
यहाँ पर ये सीन रेंजिंग रोड लेकर डी पॉइंट पर खड़ा है। अब देखो डी पॉइंट वाली रेंजिंग रोड से रे ऑफ लाइट आती है, इस शीशे पे टकराती है, फिर इस पे टकराती है और वापिस आपकी आंखों पर आ जाती है। क्या होता है मैम, आप इसको जब हाथ में ऐसे लेकर खड़े हो तो जब सामने देखोगे तो आपको पीछे से आधा पेंट हुआ हुआ और आधा ना पेंट हुआ हुआ एक सिल्वर या अनसिल्वर्ड जिसको बोल सकते हैं वो होरिजन यहाँ पर मिरर देखने को मिलेगा, जिसको कैपिटल एच कहते हैं, है ना। अब जब मैं यहाँ से देखूंगी तो सामने मुझे एक रेंजिंग रोड दिखाई दे रही है, ये वो वाली आ गई। अब मैं जब यहाँ से देख रही हूँ तो अब देखो कैसे आ रही है, रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल क्या है, डी से रे ऑफ लाइट आई और ये इंडेक्स मिरर। अब मैं नहीं चाहती थी कि इंडेक्स से टकरा के ये आगे निकल जाए, मैं चाहती हूँ ये रिफ्लेक्ट करे, वापस मुड़े। तो हमने इसको क्या किया, सिल्वर्ड कर दिया, पूरा पीछे से सिल्वर्ड कर दिया, सिल्वर या फिर पेंट कर दिया। अब ये पीछे से पूरा पेंट हो चुका है, तो रे ऑफ लाइट आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, इसको हटा देते हैं, बहुत खिचड़ी पक गई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, फिर होरिजन वाला जो आधा पेंट हुआ था वहां से रिफ्लेक्ट हुई और आपकी आंखों पे पहुंची। मतलब आपको डी वाली रेंजिंग रोड दिखाई दे रही है, मान लो ये डी वाली रेंजिंग रोड दिख रही है, ये बी वाली दिख रही है, यहाँ पर जो खड़ा है उसको ये दोनों चीजें दिख रही है। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब क्या हुआ, एक बार आराम से बोलती हूँ, आराम से समझना। मेरे हाथ में ऑप्टिकल स्क्वायर है, मैं सामने देखना चाहती हूँ, तो सामने देखने के लिए रेंजिंग रोड दिखनी चाहिए। तो सामने देखने के लिए हमारे पास पहली अरेंजमेंट लगी है होरिजन मिरर। होरिजन जो है वो आधा पीछे से पेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पेंट नहीं हुआ है तभी मैं सामने वाली रेंजिंग रोड को देख पा रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से देखूंगी मुझे दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक सामने वाली रेंजिंग रोड और एक अपने 90 डिग्री वाली रेंजिंग रोड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी मर्जी से एक आइडिया से एक रेंजिंग रोड लेकर एक पर्सन को खड़ा कर दिया। जब मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की इमेज देखने को मिली। ये वाली रेंजिंग रोड मुझे कैसे देखने को मिली, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, मेरे ऑप्टिकल स्क्वायर में इंडेक्स के साथ टकराई, होरिजन से टकराई, मेरी आंखों तक पहुंची। मैंने देखा तो मेरे को लगा कि ये दोनों लाइंस एक सीधी लाइन में आनी चाहिए, सीधी लाइन में आनी चाहिए। तो इसके लिए अब आपने क्या किया, जो मेरे राइट साइड पे रेंजिंग रोड लेकर खड़ा था मैंने उसे बोला या तो अपनी लेफ्ट साइड जा या तो राइट साइड जा। तो उसको इस तरीके से मूव करवाया कि जो मुझे सामने इमेज दिख रही है वो बी और डी की एकदम सीधी लाइन में आ जाए। तो जब बी और डी की लाइन बिल्कुल सीधी बन जाए, मतलब जहाँ पे डी पे अभी रेंजिंग रोड है वो मेरा परपेंडिकुलर ऑफसेट है, वो मेरा परपेंडिकुलर ऑफसेट है। ये तो थी मेजरमेंट की बात। मैम अब आप बात करो पते की कि सवाल कैसे आते हैं। सवाल कैसे आते हैं, सवाल के लिए ये वाला डायग्राम मुझे लगता है ज़्यादा क्लियर है। इसके लिए कैपिटल एच जो है वो क्या है मैम, होरिजन है। इसमें हमने पढ़ लिया होरिजन हाफ सिल्वर्ड होता है, याद कैसे रखना है, पेपर में पूछा जाता है। एच से होरिजन, एच से हाफ सिल्वर्ड, एच से हाफ याद रख लेना तो आपको याद आ जाएगा, मतलब इसमें आधा पेंट हुआ था आधा पेंट नहीं हुआ था, ठीक है। आई से इंडेक्स मिरर जो क्या होता है मैम, फुली सिल्वर्ड होता है, फुली सिल्वर्ड होता है। कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है मैम, यहाँ से रे ऑफ लाइट एक बार आके यहाँ पे टकराई, दूसरी बार यहाँ पे टकराई, तो दो बार रिफ्लेक्ट हुई। तो इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है मैम, ये प्रिंसिपल इज डबल रिफ्लेक्शन। किसी ने बताया भी था, वेरी गुड। तो इसका प्रिंसिपल क्या रहता है मैम, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्लियर हो गया, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अगर मैं, अगला क्वेश्चन, अगर मैं होरिजन मिरर और इंडेक्स वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं, पीछे तक ज्वाइन करूं, तो कितने एंगल पर ये दोनों मिलते हैं मैम, 45 डिग्री एंगल पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 डिग्री। टू मिरर्स इंडेक्स और होरिजन आर प्लेस्ड एट, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, टू मिरर, आप नीचे लिख लेना पॉइंट्स बना के, टू मिरर इंडेक्स एंड होरिजन, टू मिरर इंडेक्स एंड होरिजन आर प्लेस्ड एट 45 डिग्री, आर प्लेस्ड एट 45 डिग्री। कितने एंगल पर होते हैं मैम, ये 45 डिग्री पर होते हैं।
ये पेपर में बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। आप अपने आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी भी लगाओगे, प्रीवियस ईयर भी करोगे, ये सब मिल जाएंगे। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? डबल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। हाफ सिल्वर्ड कौन सा होता है? होरिजन वाला हाफ सिल्वर्ड होता है। समझ में आ गई इतनी बातें? समझ में आ गई इतनी बातें? ये जो एंगल लिखा है ना कि इंडेक्स वाले का एंगल इस लाइन से और होरिजन का एंगल 120 होता है, ये मैंने देखा है कि स्टेट एग्जाम में पूछा, अभी तक तो नहीं गया है, अब सब डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी नोट कर सकते हो कि अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये हमारा इस वर्टिकल लाइन से 105 डिग्री का एंगल बनाएगा इंडेक्स और होरिजन 120 का। तो ये डायग्राम बना लीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ऑप्टिकल स्क्वायर से सिर्फ 90 डिग्री का ऑफसेट मेजर कर सकते हो। आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े, बताइए। अब एक प्रॉब्लम है इसमें। गणेश, आपका क्वेश्चन क्या है? गणेश ऊपर चला गया, एक बार बता दो। एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट अलग चीज होती है, जो आप शायद बोलना चाह रहे हो, वो चीज अलग होती है, एंगल मेजर करने के लिए की जाती है, जितना मुझे याद है। अगर आपका ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है गणेश, एक बार लिख लो, फिर मैं बता देती हूँ। अब देखो, इस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे से काम करते करते ये गिर गया, मेरे से काम करते करते ये गिर गया, तो क्या होगा? अगर गिर गया तो मैम टूट जाएगा। अरे चलो टूटा भी नहीं, फिर क्या होगा? अगर टूटा भी नहीं, इसमें ऐसा एरर आएगा जो हमें पता भी नहीं चलेगा। क्या हुआ मैम, मैं इससे काम कर रही थी, मुझे आज गुस्सा आया था, मुझे काम ही नहीं करने का मन था, गिरा दिया मैंने जान के, तो गिरा दिया। अब हुआ क्या कि आपने इस और इस होरिजन और इंडेक्स को इस तरीके से फिक्स किया था कि दोनों आगे जाकर 45 डिग्री का एंगल बनाए। अब जब मैंने उसको गिराया, टूटा ही नहीं वो, जैसे आपने गुस्से में शायद कभी फोन गिराया हो, अब वो टूटा ही नहीं। अब वैसे ही ये गिराया, ये टूटा तो नहीं, लेकिन हुआ क्या, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डिस्टर्ब हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल डिस्टर्ब हो गया 40 डिग्री। मैम अगर ये 40 डिग्री बन गया तो हमारी सारी ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जितना एंगल यहाँ बनता है उतना एंगल एक रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, उसका ट्वाइस एंगल यहाँ बनता है। 2 × 45 मतलब 90 डिग्री एंगल मैम यहाँ बनता है। क्या बोला? अगर यहाँ 45 है तो इन दोनों रेस के बीच में 90 कैसे बना? इसका 2 गुना होता है। तो इस केस में मैम जब आप यहाँ एंगल बना रहे होंगे तो वो कितना होगा? आप मतलब 80 डिग्री पे ऑफसेट सेट कर रहे हो और पता भी नहीं चला। तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ सिर्फ एक चीज़ होती है कि अगर इन दोनों को होरिजन और इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाएं तो हमें पता भी नहीं चलता और एरर भी आ जाता है। ठीक है, नॉटिकल सेक्टेंट का नाम मैंने नहीं सुना है गणेश, मैं सच कहूँ तो। बाकी क्या होता है मैं देखूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती। नॉटिकल सेक्टेंट मेरे को नहीं पता है, मतलब ठीक है, सच कहूँ तो। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अब अगर ये डिस्टर्ब हो गया मैम, अगर ये 80 डिग्री मेज़र करेगा तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, तो इसलिए अब हमने क्या किया, हमने बना दिया मैम प्रिज्म स्क्वायर। अच्छा, प्रिज्म तो देखा होगा यार आपने, +1 2 में यूज़ करते थे हम प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म क्या है? एक सिंगल असेंबली है, ये है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? ये अकेला है। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इस पूरे को एक साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा टूटेगा तो पूरा टूटेगा, ऐसे नहीं कि ये एंगल डिस्टर्ब हो जाए। तो इसमें भी क्या है मैम, ये वाली साइड जो है ये हमारा इंडेक्स है, ये वाली साइड जो है ये होरिजन है। होरिजन क्या है मैम? होरिजन है, आधा सिल्वर्ड है और आधा अनसिल्वर्ड है। आधा सिल्वर्ड है मैम और आधा अनसिल्वर्ड है, ताकि रे रिफ्लेक्ट होके वापस आ सके, रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सके, ताकि आप 90 डिग्री पे ऑफसेट सेट कर सको। इसको आगे को बढ़ाओ, इसको आगे को बढ़ाओ, तो दोनों के बीच का एंगल मैम कितना है अभी? 45 डिग्री। तो यहाँ कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसमें सिर्फ हमने एक बॉक्स में प्रिज्म को लगा दिया है ताकि वो एंगल डिस्टर्ब ना हो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 मिरर्स अ प्रिज्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और उसमें भी सेम है, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। इसको हम प्रिज्म स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर हो गया प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है? मिरर की जगह सिर्फ प्रिज्म है, और मिरर उसमें 2 ऐसे थे, किसी एंगल पे फिक्स किए हुए थे। इसमें तो पूरा प्रिज्म एक साथ है, टूटा तो पूरा टूटा, ऐसे नहीं कि एंगल डिस्टर्ब हो गया और हम गलत ही रीडिंग ले रहे हैं। अब बताइए,
वही तो बोल रही हूँ आदर्श, पता ही नहीं चलेगा डिस्टर्ब हुआ है, पता ही नहीं चलेगा और हम गलत वैल्यू मेज़र करते जाएंगे। फिर होगा साइड पे शक होने लग जाएगा कि यार हम तो ऐसे खड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग तो 90 सीधा होना चाहिए, एंगल पे क्यों आ रहा है, तब जाके पता चलेगा। मतलब कोई तरीका नहीं है कि इसमें मिरर डिस्टर्ब हो चुका है उसको चेक करने का। एक ही तरीका है, वो ऑप्टिकल स्क्वायर लेकर जाओ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है 90 पे कहीं और आ रहा है, ये लेकर जाओ तो कहीं और आ रहा है। तो इसका मतलब ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये बताना, यहाँ लिखा नहीं है। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है अगर कोई पूछेगा, प्रिज्म स्क्वायर। क्या प्रिज्म स्क्वायर सेम ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है? एक बार रे ऑफ लाइट आई, दूसरी बार आई, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे मैम, ये भी हमारा डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये भी हमारा डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्लियर हो गया ये बात? डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक्यूरेसी हम दोनों की सेम भी कह सकते हैं, पर ये अगर कहीं ऑप्शन में आए तो प्रिज्म स्क्वायर ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें प्रिज्म में दो साइड्स अलग अलग डिस्टर्ब नहीं होती हैं। चलो, ये तो सारी इक्विपमेंट्स थे जो ऑफसेट सेट करते थे। तो ऑफसेट सेट करने वाले इक्विपमेंट्स में आपने अलग से नंबर लिखा होगा, इक्विपमेंट्स यूज टू मेजर द ऑफसेट। यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट किया था, इक्विपमेंट यूज टू मेजर ऑफसेट। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट्स अभी तक वही चल रहे थे। तो ऑफसेट वाले इक्विपमेंट अब ये होते हैं कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपने, मुझे नहीं पता अभी नंबरिंग कैसे की है, जहां पर इक्विपमेंट्स यूज ऑफसेट था, ऑफसेट के 4-5 पढ़ लिए। अब अगली एक्सेसरी पे आ जाओ। तो एक्सेसरीज पढ़ रहे थे हम, नेक्स्ट एक्सेसरी पे आ जाओ। नेक्स्ट एक्सेसरी क्या है हमारी? नेक्स्ट एक्सेसरी क्या है हमारी? सिंपल क्लिनोमीटर। नेक्स्ट एक्सेसरी क्या है? क्लिनोमीटर। तो हमने एक्सेसरी कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहली पढ़ी वुडन पेग्स, दूसरा पढ़ा मैम एरोज। एरोज को कहाँ लगाते हैं? हर एक चेन लेंथ के बाद। तीसरा क्या पढ़ा? रेंजिंग रोड, इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने के लिए। चौथा क्या पढ़ा? ऑफसेट, ऑफसेट सेट करने के लिए 4-5 नाम। फिफ्थ क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल क्लिनोमीटर। तो इसका नंबर क्या हो गया मैम एक्सेसरी में? 5वां नंबर हो गया। ठीक है, सिंपल क्लिनोमीटर। एक्यूरेटली, हाँ एक्यूरेटली सिर्फ 90 डिग्री के लिए है आदर्श, ये सिर्फ 90 डिग्री पे ही ऑफसेट सेट कर पाएगा, ये सिर्फ 90 पर ही ऑफसेट सेट कर पाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि अगर और बाकी एंगल जो हैं, जैसे हमने फ्रेंच क्रॉस स्टाफ पढ़ा, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ पढ़ा, ये और एंगल पे ऑफसेट सेट कर सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रिज्म स्क्वायर होता है या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर होता है। तो 90 डिग्री के लिए ये दोनों का नाम याद रखना है ना। अब आगे चलते हैं। तो सिंपल क्लिनोमीटर क्या होता है? इसको एबने लेवल भी बोलते हैं। आप बताओ, आपको आज वो याद है? हमने एक्सटेंडेड वर्नियर पढ़ा था, याद है? एक्सटेंडेड वर्नियर पढ़ा था। तो आपको मैंने सुबह की क्लास में बताया था कि एक्सटेंडेड वर्नियर को कहाँ यूज़ करते हैं। मैम एक्सटेंडेड वर्नियर को तब यूज़ करना पड़ता है जब छोटी सी स्केल में हमें लीस्ट काउंट भी कम चाहिए होता है। पहली बात तो स्केल छोटा होना चाहिए और उसमें सारी ग्रेजुएशन और छोटी होनी चाहिए ताकि उसका लीस्ट काउंट भी बहुत छोटा हो। अब बात करते हैं ये सिंपल क्लिनोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि हम स्लोप मेज़र कर सकें। वैसे तो हम यहाँ पर कोई स्लोप का कोई ज़्यादा बड़ा रोल आएगा नहीं, लेकिन कुछ माइनर स्लोप अगर हमें मेज़र करनी है, ज़्यादा एक्यूरेसी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ माइनर स्लोप अगर मुझे मेज़र करनी है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्लिनोमीटर का। अ लाइट प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हाथ में आपने क्लिनोमीटर पकड़ रखा है। जब ये आपने बिल्कुल सीधा पकड़ा होगा, जब आपने बिल्कुल सीधा पकड़ा होगा, क्या इसमें ये जो एरो है, क्या इसमें जो एरो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लम बॉब बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन में देखा था, मुझे ये फोटो सबसे अच्छी लगी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मान लो ये प्लम बॉब है, इनिशियली ये कितना एंगल दिखा रहा होगा? क्या ये 0 डिग्री दिखा रहा होगा? अगर स्लोप है ही नहीं, मैंने सीधा इसको ऐसे पकड़ा है, तो ये बिल्कुल 0 डिग्री पे होगा। डी यूज़ किया है अपने स्कूल में, जिससे हम वो बनाते थे, एंगल ड्रॉ करते थे, उसको उल्टा कर दो,
उसको उल्टा कर दो तो जब आप हॉरिजॉन्टल स्लोप पे हो तो ये 0 0 पे आएगा। और मैम जैसे ही आप इसको किसी स्लोप के अलोंग प्लेस करते हो, जैसे ही स्लोप के अलोंग प्लेस करते हो, ये कुछ ग्रेजुएशंस दिख रहा है, 0 पे तो नहीं है, कुछ ग्रेजुएशन मूव हो गया है। यहाँ जो स्केल होता है, इसमें जो स्केल यूज किया जाता है या जो वर्नियर यूज किया जाता है वो एक्सटेंडेड वर्नियर यूज किया जाता है। क्यों मैम? क्योंकि ये पहली बात तो इतना सा स्केल है और हमें यहाँ पर लीस्ट काउंट जो रिक्वायर है वो भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्नियर यूज़ किया जाता है। एक्सटेंडेड वर्नियर किस में? क्लिनोमीटर में, या फिर आप बोल सकते हो एबने लेवल में, या फिर एबने लेवल में। जिसने सुबह की क्लास नहीं देखी, जब आप वो समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है। तो आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है? पेपर के लिए याद रखना है, इसका काम क्या है? सिर्फ एंगल सेट करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पूछते हैं। इससे कुछ पूछेंगे तो यही पूछेंगे, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं आएगा। तो लाइट प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। बिल्कुल कुमार सोनू, सही बोला आपने। चांद बोलते थे उसको हम लोग हिंदी में ना, और उससे हम लोग लाइंस ड्रॉ करते, एंगल ड्रॉ करते थे, अलग अलग एंगल पे लाइन बनाते थे। ठीक है, चलो अगली एक्सेसरी पे आ जाते हैं ताकि हमारी एक्सेसरीज कंप्लीट हो जाएं। अगली एक्सेसरी है लाइन रेंजर। लाइन रेंजर का काम क्या होता है? किसी ने लाइन रेंजर को यूज़ किया है? किसी ने लाइन रेंजर को यूज़ किया है? इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस used to set, it is a device used to set intermediate points. It is a device used to set intermediate points. It is the device used to set intermediate points. इसका यूज़ किया है? नहीं किया है? मैं समझाती हूँ क्या करना है। अब मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुझे ना ग्राउंड पर स्टेशन ए ये था, स्टेशन बी था ये, मुझे इनके बीच डिस्टेंस मेज़र करना था और मुझे चेन या टेप की हेल्प से मेज़र करना था। अगर मैं रेंजिंग रोड की हेल्प से इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट कर रही थी, कितने लोग चाहिए मुझे? कम से कम 3 लोग चाहिए कि नहीं? अगर मैं रेंजिंग रोड की हेल्प से इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करूंगी तो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी? जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एक यहाँ से खड़े होकर रेंजिंग रोड देख रहा था, एक यहाँ से देख रहा था, एक बेचारा बीच में रेंजिंग रोड लेकर खड़ा था जो दोनों की तरफ देख रहा था। 3 लोगों की ज़रूरत थी। अब बात आई, अगर आप अकेले हो, अगर आप अकेले साइड पर हो और आपको इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है तो आप किसकी हेल्प से कर पाओगे? लाइन रेंजर की हेल्प से कर पाओगे। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपने एक रेंजिंग रोड फिक्स कर दी ए पे, आपने एक रेंजिंग रोड फिक्स कर दी ए पे, एक फिक्स कर दी मैम बी पर। फिक्स करनी है, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। एक बी पर फिक्स कर दी, एक ए पर फिक्स कर दी। अब मैं क्या सोचती हूँ, अब अपनी आइडिया से मैं बीच में यहाँ पर कहीं पर खड़ी हो जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो अपने आइडिया से मैं यहाँ पर कहीं पर खड़ी हो गई। ए पॉइंट सामने, बी यहाँ पर है, मेरे हाथ में लाइन रेंजर है। अब जो ये लाइन रेंजर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है मैं समझाती हूँ। जब मैं लाइन रेंजर को ऐसे लेकर खड़ी हूँ, ए पॉइंट इस तरफ है, बी पॉइंट इस तरफ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखना, अब बात समझ में आ गई कि मैं अकेले ही साइड पे काम कर रही हूँ, अकेले ही साइड पर काम कर रही हूँ, तो उस केस में मैम इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो ज़रा। ये हो गया, ये लाइन रेंजर देखना। जब मैं लाइन रेंजर में यहाँ से देख रही हूँ, यहाँ से देखना मतलब आप ये प्लान देख रहे हो, मैं साइड से लाइन रेंजर में देखूंगी, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्या दिख रहा है? जो यहाँ वाली रेंजिंग रोड थी, एक रेंजिंग रोड मैम इस तरफ थी, एक रेंजिंग रोड मैम इस तरफ थी, तो आपको एक रेंजिंग रोड यहाँ से दिखाई देगी और लाइट की रे आपकी आंखों पे रिफ्लेक्ट होकर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दूसरी रेंजिंग रोड यहाँ से दिखाई देगी, एक लाइट की रे यहाँ से आएगी और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक दिखेगी। मतलब अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, इस वाले पार्ट से टकराई और हमें दिख गई। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से टकराई, किस वाले पार्ट से मैम? इस वाले ट्रायंगल से, और ये आपकी आंखों में दिख गई। मतलब मैम मुझे यहाँ कैसी इमेज दिख रही होगी? मुझे यहाँ पर एक रेंजिंग रोड यहाँ, एक यहाँ। जब ये दोनों सेम लाइन में दिखे, जब ये दोनों सेम लाइन में दिखे मतलब मैं इन दोनों के बिल्कुल इंटरमीडिएट पॉइंट में खड़ी हूँ।
अगर नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करी कि दोनों ऊपर नीचे वाली लाइन मैच हो जाए, थोड़ा बैकवर्ड जाऊंगी, फिर जहां मैच हो गई मैं वहां एरो लगा दूंगी या फिर मैं वहां रेंजिंग रोड लगा दूंगी, तो मैंने अकेले ने इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट कर दिया। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, इसमें क्या है, इसका ये डायगोनल है मैम, ये डायगोनल है और डायगोनल को हमने क्या किया होगा, पेंट किया होगा, डायगोनल को पेंट किया होगा, तभी राइट की जो रे आएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट टकरा के इधर जाएगी, रे ऑफ लाइट आएगी टकरा के इधर जाएगी। समझ गए कैसे हुआ काम, ये बता दो। अकेले पर्सन ने क्या इसकी हेल्प से वो कर दिया, इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट कर दिया। कमेंट सेक्शन में बताना क्लियर हो गया सबको। तो ये होता है लाइन रेंजर, और आपको पेपर के लिए क्या पढ़ना है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू सेट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। अब पेपर के लिए सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। दूसरी चीज़ आप याद रख सकते हो कि इसमें जो ये दो ट्राइंगल हैं, आपको उसका जो डायगोनल पोर्शन होता है वो क्या होता है, फुली सिल्वर्ड होता है या फिर वो फुली पेंटेड होता है। बोलिए, बना भी लोगे डायग्राम तो अच्छी बात है, आपके लिए ही अच्छा है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ना लास्ट एक छोटा सा और टॉपिक समझा दूं, थके तो नहीं होंगे। देखो मैं चाह रही हूँ कि ना मैं आपको अच्छे से अच्छा इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाऊं, ताकि आप बोर भी ना हो, चीज़ें भी समझ आ जाए, क्वेश्चंस भी बन जाए, पता भी ना चले कि सब्जेक्ट कब ख़त्म हो गया है। हाँ चलो, यहाँ तक क्लियर है मैम। एक छोटा सा पॉइंट है मैम, आगे वाली वो चीज़ समझा दीजिए, उसके बाद हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। साइड में क्या क्यों लगाते हैं रेंजिंग रोड, साइड में बताऊं क्यों लगानी पड़ेगी, ताकि जब मैं बीच में इसको लेकर खड़ी हूँ ना, ताकि जब मैं बीच में यहाँ पर मेरे पास लाइन रेंजर है, तो मुझे इस तरफ और इस तरफ किसी को तो देखना पड़ेगा ना कि मैं मेन सर्वे लाइन को डिफाइन करने के लिए दो पॉइंट्स हैं हमारे पास या नहीं है। तो मेन सर्वे लाइन पर का ए पॉइंट और बी पॉइंट मुझे दिखना चाहिए, तभी तो मैं देखूंगी मैं बीच में हूं उनके या नहीं। अगर पता ही नहीं है ए और बी कहाँ है तो हमें कैसे पता चलेगा गणेश की सेंटर क्या है। हाँ अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, आंसर करोगे लोकेटिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है इंटरमीडिएट पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। लाइन रेंजर से भी कर सकते हैं, रेंजिंग रोड से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होंगे। जिसे नींद आ रही है तो सो जाइए। हाँ नींद को तो त्यागना पड़ेगा आपको कुछ टाइम के लिए, मैं बता रही हूँ आपको, सच में नींद को तो त्यागना पड़ेगा। नींद लेनी तो पड़ेगी लेकिन पूरी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब हाँ ठीक है, 8 घंटे की नींद जो आप रात को लोगे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा लेना तो अभी के लिए तो हमारा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि पेपर भी निकालना है और पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं। अच्छा बिल्कुल आसान सी चीज़ समझा रही हूँ, लास्ट चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। क्या है टॉपिक, प्रोसेस ऑफ रेंजिंग कैन बी डन बाय। रेंजिंग का मतलब होता था इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना। इंटरमीडिएट पॉइंट्स मतलब बीच वाले पॉइंट्स, कहाँ पे, मेन सर्वे लाइन के अलोंग। अब मैम रेंजिंग को करने के अलग अलग मेथड हैं। रेंजिंग को करने के अलग अलग मेथड में जो पहला मेथड है वो है हमारा डायरेक्ट रेंजिंग। जो पहला मेथड है वो हमारा डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग हम कब करते हैं, व्हेन टू एंड ऑफ सर्वे स्टेशन आर क्लियरली विजिबल। इट इज डन, किसी ने सही बताया बिल्कुल, इट इज डन व्हेन टू एंड्स ऑफ सर्वे स्टेशन, इट इज डन व्हेन टू एंड्स ऑफ सर्वे स्टेशन, टू एंड ऑफ सर्वे स्टेशन आर क्लियरली विजिबल, टू एंड ऑफ सर्वे स्टेशन आर क्लियरली विजिबल। डायरेक्ट रेंजिंग कब करेंगे मैम, जब हमें रेंजिंग करनी है, मतलब बीच वाले पॉइंट्स लोकेट करने हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है।
फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्लियर दिखाई दे रहा है, तो मतलब ग्राउंड जो है वो फ्लैट है, ग्राउंड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, उस केस में मैं इसको कर सकती हूँ और सारे पॉइंट्स बिल्कुल पास पास हैं। मतलब मैम आपने जो इससे पहले हमें प्रोसीजर समझाया था ना कि एक यहाँ पर है, एक पर्सन दूसरी तरफ खड़ा है और एक बीच में खड़ा है, तो ये कब पॉसिबल था? जब मेरे को सारे पॉइंट्स दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। समझ में आ गया डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है? When 2 points can be visible, दोनों पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, प्लेन टेबल में बताऊंगी, प्लेन टेबल में नहीं करते, प्लेन टेबल में नहीं करते, वहाँ क्या होता है वो अलग नाम है, वो उस चैप्टर में समझाऊंगी ज़रूर आपको, है ना। अच्छा, अब आगे बात करते हैं दूसरे टाइप की रेंजिंग क्या होती है मैम? इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग में नाम से पता चल रहा है आप इस रेंजिंग को कब करोगे? जब दो पॉइंट्स के बीच मुझे पॉइंट्स को लोकेट करना हो पर मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई? मान लो इस तरीके से एक पहाड़ी है, ये पहाड़ जैसा है और यहाँ पर मैम आपका ए पॉइंट था, एक पॉइंट मैम ए यहाँ पर था और मैम पहाड़ के दूसरा इस तरफ जो है वो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो पहली बात है कि इसमें मुझे सीधी लाइन के अलोंग क्या चाहिए मैम? इंटरमीडिएट पॉइंट चाहिए कि जो यहाँ से अगर मैं इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करूँ, प्लान ऊपर से देखूं तो वो पूरी एक सीधी लाइन बननी चाहिए। अब इस केस में ए और बी एक दूसरे को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो इट इज डन व्हेन बोथ एंड ऑफ सर्वे लाइन आर नॉट विजिबल। किस वजह से? ड्यू टू राइजिंग ऑफ ग्राउंड लेवल। ये हो सकता, ये चीज़ हो सकती है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो हमारा थोड़ा सा राइज हो, ड्यू टू राइजिंग ऑफ ग्राउंड लेवल, या फिर दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो। ये समझ में आ गया? इनडायरेक्ट रेंजिंग कब यूज़ करेंगे पहले ये बता दीजिए। अब इसका प्रोसीजर सुनना है ध्यान से, आपसे कोई नहीं पूछेगा प्रोसीजर क्या है, पेपर में सिर्फ ये पूछते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग कब की जाती है। कब की जाती है? जब मैम ए और बी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा ज़रा इस डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा ही केस है, ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा ही केस है। एक पर्सन ए के पास खड़ा है, एक बी के पास खड़ा है। इमेजिन कीजिए बीच में वैसे ही एक पहाड़ है और हमें बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने थे। इन दोनों को ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है? इसमें चार लोगों की ज़रूरत है, एक ए पे खड़ा है, एक बी पे खड़ा है। अब मैंने अपनी मर्जी से बीच में दो पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करने हैं। मैंने सबसे पहले डी एक ऐसा पॉइंट लिया कि डी से किसको दिखाई दे? डी से सी वाला बंदा भी दिखे और डी से ए वाला भी दिखाई दे, ठीक है। डी से सी वाला दिखाई दे और डी से ए वाला भी दिखाई दे। अच्छा, अब सी पॉइंट मैंने ऐसा लेना है कि फ्रॉम सी से फ्रॉम सी कौन से पॉइंट विजिबल हो? हमारा पॉइंट डी एंड पॉइंट बी विजिबल हो, एंड पॉइंट बी हमारा विजिबल हो। इस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है। और जो फ्रॉम डी अगर मैं बात करें तो डी से सी और ए विजिबल हो। क्लियर हो गया? पॉइंट सी एंड ए विजिबल होने चाहिए। ये बात समझ आ गई? अब मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं। डी में जो इंसान खड़ा है वो क्या करेगा? सी वाली रेंजिंग रोड को देखेगा और ए वाली को देखेगा। वो सी वाले को बोलेगा कि अपने लेफ्ट या राइट साइड जाओ ताकि ये लाइन एक सीधी लाइन में आ जाए। तो डी वाले ने सी को बोला लेफ्ट जा या राइट जा, ठीक है। अब वो मूव कर गया। अब सी वाला डी को बोलेगा कि भाई तू अपनी लाइन पर आ, तो उसको राइट साइड में भेज दिया। मतलब सी वाला डी को डायरेक्शन देगा, डी वाला सी को डायरेक्शन देगा। हुआ क्या? डी वाले ने बोला कि तू थोड़ा सा राइट जा, तब ये सीधी लाइन आ रही है। फिर अब देखो, मानो सी वाला यहाँ पहुंच गया। जब सी वाला यहाँ पहुंच गया, उसने डी को बोला तुझे भी राइट में आने की जरूरत है, तभी लाइन बी के अलोंग आ रही है। क्लियर हो रहा है क्या करना है? ये इसको गाइड करेगा, ये इसको गाइड करेगा। कब तक गाइड करते रहेंगे मैम? जब डी सी ए एक लाइन में, सी डी बी एक लाइन में ना आ जाए।
कोई प्रोसीजर नहीं पूछता है, बस एक दूसरे को इनको बताते जाना है। और पेपर में आपको बस इसका, आपको बुक्स में इसका क्या दिखेगा, इसका बुक्स में आपको एक डायग्राम जो बना हुआ दिखेगा। लास्ट टॉपिक है ये, डायग्राम लास्ट है हमारा, ठीक है, खत्म कर रही हूँ उसके बाद क्लास। तो आपको जो डायग्राम देखने को मिलेगा वो प्लान देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि डायग्राम क्या होता है। जिसके पास रेफरेंस बुक होगी तो उसमें क्या था मैम, सी पॉइंट और डी पॉइंट हमने अपनी मर्जी से रैंडम सेलेक्ट किए थे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्मल ऑफसेट रोड हम तब यूज करेंगे गणेश जब हमने 90 डिग्री पे ऑफसेट लेना हो। यहाँ हम रेंजिंग रोड लेंगे नॉर्मल, इसमें कोई ऑफसेट रोड की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा देखो, अब सी वाले ने डी वाले को क्या बोला कि तू ए वाली लाइन में आ जा। अब देखो आपको ये बुक्स में ये डायग्राम देखने को मिलेगा। तो सी ने इस लाइन में आने को बोला, तो डी जो है वो डी डैश पे शिफ्ट हो गया। अब डी डैश पे आ गया वो, अब डी डैश से आके उसने बी की तरफ देखा, तो डी डैश से आके उसने बी की तरफ देखा। उसने किसको बोला, उसने सी को बोला तू भी सी डबल डैश पे या सी डैश पे शिफ्ट हो जा। ये सी डैश पे आ गया। अब ये थोड़ा राइट आया, इसने देखा कि अभी एक सेम लाइन में नहीं आ रहे हैं। अब देखो इसके देखने वाली लाइन क्या थी मैम, ये वाली थी, ये वाली थी। सी से जब ए को देखा तो ये लाइन ऑफ साइड बनी। उसने डी डैश से इसको कहाँ आने को बोला, बोला कि तुझे और शिफ्ट होना पड़ेगा, तो इधर आ जा। अब देखो ये सारे, अब ये क्या चल रहा है मैम, प्लान चल रहा है, ऊपर से राइट लेफ्ट जा रहे हैं ये डी डैश से। अब इसने इस तरफ डी डैश पे खड़ा है बंदा, वो सामने बी वाली रेंजिंग रोड को देख रहा है, पर सी तो उसकी लाइन में आ नहीं रही। उसने सी को बोला कि तू थोड़ा और राइट साइड आ, तो वो और नीचे आ गया। अब दूसरा बोल रहा है कि तू मुझे बार बार इधर उधर घुमा रहा है तो मैं भी घुमाऊंगा। सी डबल डैश ने उसको फिर से बोला, तो डी तू थोड़ा और नीचे आ। तो ऐसे आते आते जब ये एक लाइन में ना आ जाएं तब तक ये एक दूसरे को बताते जाएंगे और एक सीधी लाइन में सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया क्या हो रहा है? ये डायग्राम क्या है मैम, प्लान है। कागज जो आपकी नोट, जो ये रेफरेंस बुक्स होती है ना, उसमें ये बना होता है। इसका मतलब क्या होता है मैम, इसका मतलब जो आपने ये वाली फोटो दिखाई, इसमें इसका राइट जाना, फिर ये थोड़ा और इधर जा रहा है, तो इस तरीके से लेफ्ट राइट, ये इसको बताएगा, ये फिर से इसको बताएगा, ये फिर से इसको बताएगा। तो ये लेफ्ट राइट वाली चीज को हमने यहाँ पर ऐसे शो किया। समझ आ गया? लास्ट टॉपिक था आज की क्लास का। क्लियर हो गया? बताइए। मैक्सिमम कितने लोग, मैक्सिमम किस चीज के लिए पूछ रहे हो आप? डायरेक्ट रेंजिंग के लिए या इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए? किसके लिए पूछ रहे हो, डायरेक्ट रेंजिंग के लिए या इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए? तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में तो हमें 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, या अगर मैं मिनिमम बोलूं तो 2 लोगों से काम चल सकता है। आप एक रेंजिंग रोड को यहाँ फिक्स कर दो, एक को यहाँ फिक्स कर दो। जो ये दोनों पर्सन है ये मूव कर रहे हैं, जो यहाँ खड़ा है और यहाँ खड़ा है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो मिनिमम 2 रेंजिंग रोड इसके लिए रिक्वायर हो सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था। अब बोलिए, किसी को कुछ पूछना है जो अभी तक यहाँ पर हमने पढ़ा, जो किसी को भी डाउट हो, और जो भी आप लिख नहीं पाए बीच में, आप वो बाद में नोट डाउन कर लेना, है ना, जो नोट डाउन कर लेना। शॉर्ट नोट्स मैं आपको बताती हूँ, एक बार सब्जेक्ट पूरा कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने के बाद शॉर्ट नोट्स कब बनाने होते हैं? जब मैं प्रीवियस ईयर लगा लेती हूँ, मैं मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, फिर मुझे समझ आता है कि इस टॉपिक से इस तरीके के सवाल आते हैं, और उनको मैं छोटे छोटे वर्जन में लिखती हूँ। जब मैं पूरा डिटेल में अभी शुरू में पढ़ रही हूँ, तो अभी से ही शॉर्ट नोट्स थोड़ा मुश्किल रहता है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी हम आज के सेशन को फिर यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम कि चेनिंग क्या होता है। जैसे रेंजिंग का प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, तो ये हम लोग अब इसके आगे जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। इतना सारा रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आधी चीज़ें आज की क्लास में याद हो गई आपको, जो मैंने पढ़ाई आधी चीज़ें याद हो गई आपने। अब तो क्लास में ही नोट्स भी बना लिए होंगे,
नहीं बनाए होंगे तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे। ठीक है मैम, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। जो आज पढ़ा है अगर मैं उसको आज ही एक बार देख लेती हूँ तो याद आ जाएगा। अगर नहीं याद आया तो उस लेक्चर को फास्ट स्पीड में करके देख लेना। आज इस लेक्चर को अगर आप 2x की स्पीड में देखोगे तो भी समझ में आ जाएगी चीज़ें, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मेरा टारगेट ये होना चाहिए जो मैंने आज पढ़ा है मेरे को आज रिवाइज करना है। तो आज आप रात को 12 बजे भी अगर सोते हो तो आपके पास रात के अभी 2 घंटे हैं। अभी जो सर्वे पढ़ा है वो आपको आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा। जो सुबह पढ़ा है वो कुछ और टाइम में, बाकी नॉन टेक्निकल भी साथ में पढ़ रहे हो, है ना। नहीं, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। कल हम शाम को ही मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि उसी टाइम में हमारा वो कंप्लीट हो सके। एमसीक्यू के लिए आप जो भी मतलब मार्केट में बुक्स आती है, यूथ वाली बुक भी देख सकते हो, पर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। कोई और क्वेश्चन लगाने से पहले प्रीवियस ईयर लगाना जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप नए क्वेश्चन पे जाना। हमेशा इस पैटर्न को फॉलो किया करो। सबसे पहले आज का लेक्चर देखो, आज का डीपीपी सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, अगली क्लास के बाद वो सॉल्व हो जाएंगे। डीपीपी सॉल्व करना है और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। फिर अगर टाइम बचता है तब आप किसी और बुक से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अब ये आपको मैनेज करना है ना। जो ऑलरेडी आपने पहले सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं उनको आप कोशिश करो कि संडे का कोई दिन रिवीजन के लिए रखो। इसी को तो टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया है मुझे 1 हफ्ते बाद इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये आपको करना होगा, है ना। मैं आपको ये बोल रही हूँ, सर्वे क्लास में आप अच्छे से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ये तो सब्जेक्ट भी मुश्किल नहीं है, इसमें तो कुछ मुश्किल है भी नहीं। साथ में ही बता दे रही हूँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, है ना। तो अगर शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलो तो अभी की क्लास को एंड करें। फिर अभी की क्लास को एंड करें। कल हम मिलेंगे शाम को ही। और जो लाइव चल रही है क्लासेस उसको डेली रिवाइज कीजिए। रिवाइज करते हुए कम टाइम लगेगा, जो कुछ टाइम पहले हो गई है उसको एक एक नज़र मारते रहिए, है ना। चलिए, तो अभी के सेशन को एंड करती हूँ और कल मिलते हैं, शाम के टाइम मिलेंगे। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा और बस क्लास से पहले 10 मिनट पहले जो पढ़ा है आज उसको देख कर आइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।